बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो 5 आयत मैं दिखा रहा हूँ। हम लोग सबसे पहले सूरह नूर करने जा रहे हैं, ठीक है। दिख रहा है? हाँ कि नहीं? नो सर। नहीं दिख रहा है? नो सर। अच्छा नहीं दिख रहा है, 1 मिनट में दिखा रहा हूँ। क्या क्या हो गया? वेट अ मिनट। प्रॉब्लम आ रहा है शायद कुछ। चलो दिखा रहा हूँ। वहां से तो नहीं दिखेगा, तो मैं एक आयत पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नूर करेंगे, ठीक। इसमें अल्लाह ताला ने मतलब क्या है, इसमें अल्लाह ताला ने मतलब डायरेक्ट इंसान को ये मतलब डायरेक्ट इंसान से बात कर रहे हैं और उनको हुक्म कर रहे हैं, ठीक है। उसमें पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान निहायत रहमान है। सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक सूरत है जो हमने नाजिल की है और जिसके अहकाम को हमने फ़र्ज़ किया है और उसमें खुली खुली आयतें नाजिल की हैं ताकि तुम नसीहत हासिल कर सको। इसमें अल्लाह ताला ने कुछ आयत बताए, ठीक है। इसमें अल्लाह ताला ने अहकाम फरमाया है, हमने फ़र्ज़ किया है, मतलब अल्लाह ताला ने क्या क्या फ़र्ज़ मतलब करना, उसको छोड़ नहीं सकते। फ़र्ज़ का मतलब एक हाल में उसको करना ही है, अगर नहीं करते तो गुनाहगार है। और अगर फ़र्ज़ का ये है कि फ़र्ज़ का इनकार करने वाला काफिर है। फ़र्ज़ का इनकार करने वाला काफिर है का मतलब ये है कि जिसने अब जैसे कि कोई भी काम है, जैसे इनकार करने का मतलब नहीं कर रहा कोई बात नहीं, लेकिन उसके अगेंस्ट में बोलना कि ये नहीं, ये गलत है, ये सब है, उसका इनकार करना नहीं, ये नहीं हो सकता, ये चीज़ क्या है, वो अगर ऐसा कोई करता है तो वो मतलब कुफ्र के ओर में जा रहा है। और इसमें खुली खुली आयतें नाजिल की हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अल्लाह ताला ने खोल करके हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है, हर चीज़ को सामने रख करके, ताकि तुम नसीहत हासिल कर सको, ताकि तुम नसीहत हासिल, ताकि एक रास्ता सीधे रास्ते पर आ सको। पहला देखो क्या कहा, जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द दोनों को 100 कोड़े लगाओ, और अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के दीन के मामले में उन पर तरस खाने का कोई जज्बा तुम पर गालिब ना आए। और ये भी चाहिए कि मोमिनों का एक मजमा उनकी सज़ा को खुली आंखें देखे। देखो सबसे पहली आयत क्या है, पहली सबसे पहली आयत की जिना, जिना बोलते हैं कि अनलॉफुल सेक्स, ठीक है, जो आज के माशरे में सबसे ज़्यादा हो रहा है। अगर दिन इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है तो वो है, तो सबसे बड़ा गुनाह है तो वो है तुम्हारा शिर्क करना, मतलब अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना। उसके बाद अगर कोई दूसरा गुनाह है तो वो जिना करना है। इसीलिए जिना करना, अनलॉफुल सेक्स जो है, इन रास्तों पर जो इन रास्तों पर पहुंचने के लिए जो रास्ता है, जो रास्ता यहाँ जिना को पहुंचाती है, वो रास्ता क्या है, बंद कर दिया गया है। अल्लाह ताला ने वहाँ मना कर दिया गया, जैसे गैर महरम को नहीं देख सकते हैं, अपने मर्दों को कहा निगाहें नीची रखो, जो भी है ये सब इसलिए कि ताकि ये जो जिना है लोग जिना से बच सके। तो जिना करने वाली औरत करा क्या कि अगर कोई लड़की है और कोई लड़का है, जो दोनों लोग जिना किया हो, तो दोनों को 100 लैशेज, 100 कोड़े लगाने के लिए कहा गया है। ये अभी भी सऊदी अरब में ये रूल है। फिर क्या कहा है, अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखते हो तो क्या कहा है, तो अल्लाह के दीन के मामले में उन पर तरस खाओ। क्या होता है कि इवन के अल्लाह ताला, देखो अल्लाह ताला सबसे बड़ा गफूर रहीम है, माफ करने वाले हैं, तरस खाने वाले हैं, हर चीज है, वो 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर तुम ईमान वाले, अल्लाह ताला देखे कितने सख्ती के सारे इंसान को कह रहे हैं, क्यों, जबकि वो 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि अगर इंसानों से कह रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, अगर तुम अल्लाह को मानने वाले हो, तो तुम उन लोगों पर हरगिज तरस न खाओ, उन पर तरस न खाओ, किसी तरह का रहम मत करो, उनको 100 कोड़े लगाओ। क्या कहा, उनको 100 कोड़े लगाओ, कोई तरस न खाओ। कौन करे, अल्लाह ताला, एक इंसान को, जो अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ करने वाले हैं,
फिर भी वो क्या करे लोगों को कि अगर तुम अल्लाह की मतलब अल्लाह पर ईमान रखते हो तो तुम उस पर तरस खाकर मत छोड़ो, उसको 100 कोड़े लगाओ। ठीक है। और कहा कि ये भी चाहिए कि मोमिनों का एक मजमा उनकी सजा को खुली आंखें देखे। मतलब कि जब तुम उनको 100 कोड़े लगा रहे हो तो पूरे एक ग्रुप के सामने लगाओ, पूरे पब्लिक के सामने मारो। ठीक है, ऐसा नहीं कि अकेले रूम में लेके गए मार के आ गए 100 लैशेस, ऐसा नहीं है। कहा कि पूरा एक लोग जमा रहे, जहां पर जमा हो पब्लिकली उनको 100 कोड़े मारो। ऐसा इसलिए कहा गया कि ताकि ये देखकर लोग डर जाए, खौफ पैदा हो जाए और वो दोबारा कोई और आदमी इब्रत हासिल करे इससे, कोई ये ना सोचे अगली बार कि हम ये गलती करें। आज लेकिन हमारा जो इस्लामिक ये मुल्क नहीं है, इसलिए ये सजा यहाँ पर नहीं की जाती है। वरना देखोगे आज जो इतने ज्यादा जो जिना होते हैं, तो ये जिना रेट इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम लोग सजा जो है सही से नहीं दे रहे हैं। सजा दे भी रहे हैं तो छुप छपा कर दे रहे हैं, लोगों के बीच में नहीं दे रहे हैं। वरना अगर लोगों के बीच में देंगे 100 कोड़े मार करके जब वो मर जाएंगे, शायद ही कुछ लोग बचते हैं, तो मर गए तो ये इब्रतनाक हासिल होगा कि कोई दूसरा इंसान फिर इससे नहीं सीखेगा कुछ, तो इस वो डर जाए कि हम ये सब काम नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी आयत, सॉरी ये दूसरी आयत थी, मतलब पहली आयत तो हमने खुली खुली, पहली आयत है इस सूरत में हमने नाजिल की है जिसके अहकाम को हमने फर्ज किया गया और इसमें खुली खुली आयतें नाजिल की है ताकि तुम नसीहत में। ये पहली आयत। अब तीसरी आयत, जानी मर्द निकाह करता है तो जिनाकार या मुशरिक औरत ही से निकाह करता है, और जिनाकार औरत से निकाह करता है तो वही मर्द जो खुद जानी हो या मुशरिक हो, और ये बात मोमिनों के लिए हराम कर दी गई। कहा गया है कि जो जो जानी होते हैं, मतलब जो जिना करने वाली लड़की होती है या जिना करने वाला लड़का होता है, वो लोग जो है अपने तरह का ही लोगों को पसंद करता है। इवन तुम दुनिया में भी देखते हो कि कोई एक्टर होता है तो लोग एक्ट्रेस ही या फिर उसी तरह का फेमस लोगों से शादी करने का वो लोग ये रखता है, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो एक्ट्रेस होते हैं वो एक्टर से शादी कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही कहा है कि जानी मर्द जो होता है, वो लोग जो निकाह करता है ना, वो लोग अपने ही तरह के लोगों से करता है, मतलब जानी मर्द से करता है, या मुशरिक मुशरिक औरत जो है वो लोग, मतलब वही कहा गया कि जैसा आदमी रहेगा वैसे ही चीजों से निकाह करेगा। और मोमिनों के लिए ये हराम कर दी गई है, मोमिनों के लिए हराम कर दिया गया कि वो किसी जानी मर्द, अगर लड़की है तो कोई जानी जिना करने वाला मर्द से शादी नहीं करे, वो हराम कर दिया गया है। और कोई जानी मतलब जानी औरत है तो मर्द उससे शादी ना करे, कोई मोमिन मर्द उससे शादी ना करे। दोनों के लिए, लड़का है तो कोई लड़की नेक लड़की उससे शादी ना करे, अगर नेक लड़का है तो नेक बुरी लड़की से शादी ना करे। नेक लड़का के लिए भी मना है कि वो बुरी लड़की से शादी ना करे, नेक लड़की से को भी मना है कि वो बुरा लड़का से शादी ना करे। लेकिन यहाँ पर जो तफसीर में ये आता है कि अगर कोई अनलॉफुल सेक्स कर लिया, ये कर लिया है, तो अगर उन्होंने तौबा कर लिया, क्योंकि तौबा से अल्लाह ताला हर चीज़ को, इवन कि हमारे देश में ही तौबा हो सकता है, सऊदी अरब वगैरह में तो वो लोग तौबा करेंगे लेकिन कुछ सज़ा मिलेगी, वो लोग सज़ा के थ्रू डेथ कर जाते हैं मोस्टली, ठीक है, मर जाते हैं। तो लेकिन अगर हमारे देश में या फिर पाकिस्तान, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस्लामी कानून नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी सज़ा हो, लेकिन अगर कोई ऐसा गुनाह कर लेता है और अगर वो माफ़ कर लेता है, वो वापस से अल्लाह की तरफ रुजू हो जाता है, वो अल्लाह की तरफ वापस से आ जाता है, तो हम शादी कर सकते हैं। मतलब कोई मान लो कि मैं लड़का हूँ और कोई लड़की ऐसा गुनाह कर ली और वो नेक है, ठीक है, नेक है, अगर वो मतलब वापस तौबा कर ली, नेक हो गई, तो मेरे लिए जायज़ है कि हम उससे शादी कर लें। अब चौथी आयत है, जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाए फिर 4 गवाह लेकर ना आए तो उनको 80 कोड़े लगाओ और उनकी गवाही कभी कबूल न करो और वह खुद फासिक हैं। पहला चीज कहा गया है कि पाक दामन औरतें, मतलब वैसी औरत पहले जमाने में, मतलब वैसी औरत जो लोग गुनाह नहीं किया हो लेकिन फिर भी लोग कह रहा हो कि नहीं ये गलत की है, ये गलत की है। तोहमत लगाने का मतलब वो गलती तो की नहीं लेकिन जबरदस्ती उन पर उंगली लगा रहा है। ये आयत इसलिए नाजिल की गई है, इसके पीछे कहानी है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा एक डोली पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मतलब पूरे एक मजमा जा रहे थे, तो आप हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा डोली पर बैठ के जा रही थी। बीच में क्या हुआ कि रुकने की नौबत पड़ गई, तो रुके तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, शायद उनका कुछ खो गया था, शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसका पायल वगैरह कुछ खो गया था, वो डोली से निकल के उधर चली गई, लोगों ने देखा नहीं। उसके बाद हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उस टाइम तो बच्ची थी, ज्यादा उम्र था नहीं, तो क्या हुआ कि डोली उठा करके ये लोग चलते फिरे, ठीक है, वक्त कुछ देर के लिए वो लोग रुके थे, तो हजरत आयशा डोली से निकल के चली गई कहीं और महीने के लिए, और ये लोग क्या कर डोली उठा करके चल दिए। हजरत आयशा क्या वो छूट गई पीछे। तो क्या हुआ कि हजरत आयशा जब आई तो देखी उसकी डोली तो उठी हुई, तो घबरा गई, वो इधर उधर, तो वो सोची नहीं मैं यहीं पर खड़ी रहती हूँ ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके साथियों को पता चलेगा कि मैं उस डोली में नहीं हूँ,
तो वो लोग वापस मुझे यहीं पर खोजने के लिए आएंगे। यही सही तरीका है, हम लोग को भी इख्तियार करना चाहिए। अगर तुम में से कोई खो जाते हो तो जहां पर खड़े हो वहीं खड़े रहो। ऐसा नहीं है कि हर तरफ चक्कर मारने लगे, दोनों को किसी को नहीं मिलेगा। जहां खोए हो वहीं पे खड़े हो, ताकि इधर उधर न जाओ, ताकि जो रास्ता इंसान जिस रास्ते से गुजरता है फिर वापस उस रास्ते से आता है खोजने के लिए। ठीक। तो ये फिर क्या हुआ कि तो उस टाइम में जब उस टाइम में क्या था कि जब कोई चीज कोई एक मतलब ग्रुप जब कहीं निकलती थी, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, एक लोगों को पीछे रख दिया जाता था, क्योंकि तुम पीछे लेट से आओगे उस पूरे रास्ते को देखते हुए कि कहीं कुछ छुटा तो नहीं है, कोई सामान गिर गया हो, कुछ गिर गया हो। तो उसी तरह उस टाइम में क्या था कि एक सहाबी, उसका नाम है लेकिन ये देखना पड़ेगा, तफसीर में टाइम लग जाएगा। वो सहाबी पीछे से आते हैं चेक करते हुए कुछ तो है नहीं है नहीं। तो वो देखते हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को देखते हैं क्या कि ये तो यहीं पे रह गई। तो उस टाइम में पर्दा जो है ना, पर्दा के लिए हुक्म नहीं आया था, ठीक है, उस टाइम पर्दा का हुक्म नहीं आया था। ठीक, ये इस उसके बाद आया, इस कहानी के बाद पर्दा का हुक्म आ गया। ठीक है, तो हजरत क्या हुआ कि वह सहाबी जो है हजरत आयशा को घोड़े पे बैठा दिए और साहबी पैदल चलते चलते, जब लोगों ने ये चीज को देखा ना, तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। लोगों ने इस चीज को देखा ना, तो लोगों ने इन पे तोहमत लगा दिया कि इन दोनों का कुछ चक्कर है, और पूरा पूरा शहर ये हल्ला हो गया। एक एक लोग, इवन के मुशरिक लोग तो यही टोह में थे कि कुछ ना कुछ मिले। ठीक है, वो लोग तो कर रहे थे, इवन के मुस्लिम लोगों में भी कुछ कुछ के दिलों में ऐसा आ गया, हाँ कुछ है, होता है ना, हल्ला सुनते सुनते बिना तहकीक के। मुसलमान होने का यही है कि तुम कोई भी चीज सुनते तो तुम्हारे अंदर तहकीक होना चाहिए कि क्या ये सही है गलत है। ठीक, तो बिना तहकीक के क्या हुआ कि लोगों ने दिल में मान लिया कि हाँ ये गलत की है। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं बोले, उनको पता था, इनको इतना ट्रस्ट था कि कुछ नहीं किया। ठीक है, लेकिन फिर भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बहुत ज़्यादा सदमा लगा इस चीज़ से। फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल करके खुलेआम पूरा मुशरिक का जो जितना भी चीज़ था सब खोल दिया। कहा कि वही इसमें यही कहा क्या कि आपकी बीवी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बीवी पाक, ऐसा कुछ नहीं है, और तमाम लोगों के लिए कर दिया। तो वही जो लोग पाक दामन औरतें पर तोहमत लगाएं, तो उस पर क्या, वो पाक दामन औरत थी, वो कुछ नहीं की थी, लेकिन लोगों ने तोहमत लगा दिया था। फिर 4 गवाह न लेकर आए, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कोई गुनाह करता है तो उनके ये काम है कि वो 4 गवाह को ये करे, जमा करे, 4 लोग गवाही दे कि हाँ इस ये लड़की गलत की है, वरना 4 गवाह लाना मस्ट है। तो उनको 80 कोड़े लगाओ। कह रहा है कि अगर वो 4, मान लो कि मैं किसी लड़की पे तोहमत लगा रहा हूँ या किसी किसी लड़की पे कि इसने ने गलत किया है, और मुझे 4 गवाह लाने के लिए बोले, तो अगर मैं 4 गवाह जमा ना कर सकूं, तो अब क्या होगा कि शरीयत मुझे 80 कोड़े मारेगा, बोलेगा तुमने ऐसे तोहमत क्यों लगा दिया, जब तुमने 4 गवाह नहीं था तुम्हारे पास, तुम ऐसे कैसे तोहमत लगा दिए। तो 4 कोड़े मुझे लगाया जाएगा। समझ रही। तो यही चीज है कि और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाए फिर 4 गवाह न लेकर आए, तो उनको 80 कोड़े लगाओ और उनकी गवाही कभी कबूल न करो। दूसरा, मुझ पे क्या लग जाएगा, मैं तोहमत लगाया हूँ, तो मैं अगली बार कभी भी कोई बात बोलूंगा तो मुझे सच्चा नहीं माना जाएगा, मेरी कोई गवाही कबूल नहीं की जाएगी, और वह खुद फासिक है और मैं झूठा इंसान में शामिल हो जाऊंगा। फिर है 5वीं आयत, हाँ जो लोग उसके बाद तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। फिर क्या करें कि जो लोग तौबा कर लें, मतलब कि अल्लाह ताला क्या है कि हर बुराई करने के बाद कहता है कि बेशक तुम तौबा करोगे तो हम तौबा कबूल करने वाले हैं। मतलब अल्लाह ताला इस टो में रहता है कि कोई बंदा अगर गुनाह करता है तो अल्लाह ताला सोचते हैं कि ये बंदा मुझसे क्यों नहीं माफी मांग रहा है। जिस दिन वो माफी मांग लेगा अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ कर देंगे, लेकिन माफी करने का तौबा करने का सूरत ये है कि वो ये दिल में ठान ले कि मुझसे आगे कभी गलती नहीं होगी, जानबूझ के गलती नहीं होगी। ये चीज होना चाहिए उनके अंदर। तो बाकी जो गुनाह के हैं उस गुनाह से उसको तौबा करना होगा, इस्तगफार करना होगा, और उसको वो बुरा काम को छोड़ना होगा। तो हर बुरा तो फिर वही हर बुराई के बाद अब यही कहते हैं कि तौबा कर लो, तौबा अल्लाह ताला माफ करने वाले, वही लिखा है। हाँ जो लोग उसके बाद तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले तो अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। ठीक है, अल्लाह ताला की यही है कि अगर तुम गुनाह करते हो तुम्हारे पास यही है कि तुम तौबा करते रहो, जब जब गुनाह हो तुम तौबा करते रहो। चलो अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक, ओके। सबसे पहले आज हम लोग करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अरे होस्ट कोई और बन गया है, होस्ट कौन है, अरे आप मुझे होस्ट बना दीजिए।
ठीक है, सबसे पहले आज पढ़ेंगे, कौन कौन एनसीईआरटी पढ़ के आई हो? चलो बोलो। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन पढ़ के आई हो कि नहीं आई एनसीईआरटी? इसी को बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लॉ मतलब होता कानून, ठीक है। मोशन मतलब क्या हुआ बताया था पिछले, चेंज, अपना पोजीशन चेंज करना। अपना पोजीशन मतलब जिस जगह खड़ा है वहां पे न रह करके कहीं और चले जाना टाइम के साथ, वही मोशन है। मतलब कि इधर उधर करते रहना, मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन ने 3 लॉ दिया था मोशन के बारे में, मोशन का 3 कानून दिया था जो वो फॉलो करता है। तो पहले हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, ठीक। तो लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पहला करेंगे, देखो कि कहाँ से शुरू करें। पहले हम लोग करते हैं फोर्स क्या होता है, ठीक है। फोर्स, FORC, फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स जैसे हम लोग धक्का मारते हैं, खींचते हैं, वही एक फोर्स है। मतलब कोई भी चीज को आगे पीछे करते हैं तो एक ताकत लगाते हैं ना, वही ताकत क्या है? फोर्स है। उसी को क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, ठीक। मान लो कि इस ब्लॉक है, इसको हम इधर खींच रहे हैं, कुछ ताकत से खींच रहेंगे तो वही ताकत क्या है? फोर्स है। उसी को फोर्स बोलते हैं। कुछ फोर्स से खींच रहे होंगे तो जिसके वजह से ये क्या होगा? मूव करेगा, इधर जाएगा, है ना। अब क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत सारे सामान उठाते हैं, करते हैं, तो इसमें क्या होता है? हम लोग फोर्स किससे? मस्कुलर, हमारा अपना मसल्स की वजह से क्या होता है? हम उसमें फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो जितना भी काम होता है विदाउट फोर्स के होता ही नहीं, तुम्हें कुछ ना कुछ ताकत लगाना ही पड़ता है उस पर। तो फोर्स क्या हुआ, समझ में आ गया? कोई ब्लॉक को खींच रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, ये सब किसके वजह से हो रहा है? एक फोर्स हो रहा है जो तुम कर रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है? चीजों को मोशन में आ रहा है, वो एक्सीलरेशन हो रहा है। बाकी अभी आगे पढ़ेंगे। तो फोर्स नॉर्मली ये होता है, ठीक। अब 2 तरह का फोर्स होता है, 2 तरह का फोर्स होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स, दूसरा बैलेंस्ड फोर्स। एक तुम लोग देखे होंगे कि एक मान लो ये बनाना पेड़ है, ठीक है। ये बनाना पेड़ है, मान लो इधर के एक रस्सी से बांध दिया इधर, और एक रस्सी से इधर। मान लो 2 लोग हैं, इस रस्सी को इधर खींच रहा है, एक लोग इधर से खींच रहा है। अगर मान लो ये देखो, फोर्स को जो नापते हैं ना, उसको न्यूटन से, न्यूटन के फॉर्म, जैसे मीटर होता है ना, उसी तरह न्यूटन में नापते हैं। मेजरमेंट का क्या होता है? SI यूनिट, मतलब यूनिट क्या होता है? SI यूनिट नहीं बोलेंगे, यूनिट क्या होता है इसका? न्यूटन होता है, न्यूटन में नापते हैं। तो मान लो अगर ये 10 यूनिट से खींच रहा है और ये बंदा 10 यूनिट से खींच रहा है, तो क्या ये पेड़ किस साइड घूमेगा? कोई बताएगा? इधर लेफ्ट है और इधर राइट है, तो राइट की तरफ जाएगा या लेफ्ट की तरफ जाएगा? सर वो कहीं नहीं जाएगा। ओके, क्यों? कि 10-10 बराबर ताकत में खींचा जा रहा है तो कहीं नहीं जाएगा, है ना। यस सर। तो क्या होता है कि जब इक्वल फोर्स रहता है तो वो कहीं नहीं जाएगा। इसी को बोलते हैं बैलेंस फोर्स, कि जहां पर नेट फोर्स, फोर्स जोड़ने के बाद, F नेट जोड़ने के बाद वो नेट फोर्स 0 हो जाए, यही क्या है? बैलेंस फोर्स है। यही क्या है? बैलेंस फोर्स है। अगर देखो ये बंदा 10 न करके 8 न्यूटन लगाता और ये 10 न्यूटन लगाता, तो बताओ ये पेड़ किधर जाता? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जाता। वेरी गुड। इधर क्या होता है एक्चुअली कि ये क्या करता कि इधर अभी भी इधर कितना नेट बचा हुआ है? 2 न्यूटन बचा हुआ है ना, हाँ कि नहीं? यस सर। क्योंकि 10 है तो इधर 8 खींच लिया, तो 2 नेट जो फोर्स मिलेगा, इसको जो फील होगा फोर्स, नेट फोर्स, वो तो 2 न्यूटन ही होगा। तो इस 2 न्यूटन के फोर्स की वजह से ये इधर मूव करेगा, ठीक। इसी तरह हम लोग गेम खेलते हैं अभी कॉलेज में, हमारे हाल में कॉलेज में हमारा रोप, रस्सी का गेम होता है, ठीक। इधर मतलब इसमें क्या होता है? ये रस्सी है, यहाँ पर लाइन कर दिया जाता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर आदमी इसको पकड़े रहता है, इसको पकड़े रहता है इसको। जो इधर एक टीम पकड़े रहेगा इस रस्सी को, इधर एक टीम पकड़े रस्सी को। अगर इधर वाला ज्यादा फोर्स खींचेगा तो ये लोग इधर आएगा, तो जो इस लाइन को पार कर जाएगा वो जीत जाएगा। और अगर इधर वाला इसको खींच करके इधर कर दिया, इस लाइन को इधर कर दिया, तो वो जीत जाएगा, ठीक है। तो ये गेम होता है कि इसमें देखा जाता है किसके पास कितना ताकत है। जो ज्यादा खींचेगा वो इधर, अगर ये ज्यादा खींचा तो इधर मूव करेगा, तो ये वाला आदमी सब इधर मूव करके ये लाइन को पार कर देगा, तो ये जीत जाएगा, है ना। तो रस्सी वाला जो खेल होता है खींचने में, इसमें क्या कर रहे हैं? 2 लोग आपस में क्या ताकत लगा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि नेट फोर्स अगर 0 हो रहा है तो वहीं पे रुका रह जा रहा है, जिसके पास ज्यादा ताकत है वो अपने तरफ खींच ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन में क्या होगा? मोशन होगा। यस और नो? फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो मोशन भी इसी डायरेक्शन में होगा ना। अगर तुमने ये डब्बा को इधर धक्का मारा,
तो तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो मोशन भी तो इसी डायरेक्शन में होगा ना, हाँ कि नहीं? अगर फोर्स इधर है तो मोशन का मतलब है सीधी बात कि मूव कर रहा हो, तो मूव भी तो इधर ही करेगा ना ये डब्बा। यस सर। ठीक, तो ये किस चीज क्या होता है मारिया, समझ में आ रहा है मारिया? ओके, तो ये क्या होगा, इधर मूव करेगा, हाँ कि नहीं? तो यही फोर्स है। तो फोर्स में पहली चीज कॉपी में लिखो, फोर्स जो है ना, फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है, पिछली बार भी बताए थे वेक्टर क्वांटिटी। मारिया बताओ वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ये कॉपी कलम में लिखो, कॉपी कलम से, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी 7-8 में पढ़े भी होंगे वेक्टर फोर्स के बारे क्वांटिटी, में। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है वेक्टर बोलो? क्वांटिटी वो होता है हाँ, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो। बहुत बढ़िया। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हमको डायरेक्शन भी रखना होता है और मैग्नीट्यूड भी रखना होता है। जैसे बोले 10 न्यूटन बोले ना, लेकिन हमने ये एरो दिखाया कि इधर लग रहा है, तो इसका मतलब हम डायरेक्शन बताना पड़ रहा है ना हमको कि इधर लग रहा है। तो कुछ चीजें होती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं बोलता पड़ता, बोलता है 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है बस। लेकिन जैसे ही हम स्पीड डायरेक्शन उसमें बोलेंगे कि 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? वेलोसिटी। तो इसी तरह हम इसमें क्या होता है, फोर्स कभी भी जो बोलते हैं ना, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बोलते, मतलब ये वाला चीज वैल्यू नहीं बोलते 10 न्यूटन, उसके साथ डायरेक्शन भी बोलते हैं। इसीलिए एफ को कभी ना लिखा जाता है तो ऐसे ऊपर लिखा जाता है, मतलब इसका डायरेक्शन है, मतलब ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, कुछ डायरेक्शन है, यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ लिख देंगे नॉर्थ तो नॉर्थ। नॉर्मली नहीं लिखता है कोई एफ ऐसे डायरेक्शन करके इक्वल टू 10 न्यूटन, मतलब इसके बाद डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कितना दूर चले, 5 मीटर चले, तो ये क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ, इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब देखो, तो अब हम लोग चलते हैं। हाँ, तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड फोर्स पे क्या था, बैलेंस्ड फोर्स पे, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब है वो बैलेंस है, नेट फोर्स जो है, एफ नेट जो है, नेट फोर्स जो है वो 0 है। ठीक, तो जहां नेट फोर्स 0 होगा, जो आगे की बात छोड़ो, अब ये आगे पढ़ेंगे। अनबैलेंस्ड फोर्स, दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स जहां नेट फोर्स 0 नहीं हो, एफ नेट जो हो वो डज नॉट इक्वल टू, इक्वल को काट दे रहे हैं, 0 0 नहीं हो। तो अब एक चीज बताओ कि एक फोर्स नॉर्थ के तरफ 10 न्यूटन, ये क्वेश्चन है, चलो 10 न्यूटन लगा, एक एफ साउथ के तरफ 8 न्यूटन लगा, तो बताओ कि बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? ठीक है, बताओ ये वाला। अब एक फोर्स है एफ नॉर्थ जो है 5 न्यूटन लगा, एफ साउथ जो है 5 न्यूटन लगा, तो बताओ ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? अगला क्वेश्चन लो, एफ नॉर्थ जो है मान लो 8 न्यूटन है, एफ साउथ, एफ वेस्ट जो है 6 न्यूटन है, एफ ईस्ट जो है 6 न्यूटन है, एफ साउथ जो है वो 8 न्यूटन है, तो बताओ ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड? तीनों का जल्दी जल्दी केस बताओ। सर फर्स्ट वाला अनबैलेंस, सेकंड और थर्ड है, थर्ड बैलेंस। और बगल में भाई बैठे हैं क्या? नो सर। ठीक है, मारिया, मारिया बोलो, मारिया हाँ, बोलो, बैलेंस और बैलेंस, बैलेंस क्या होता है? अनबैलेंस, बैलेंस जिसका नेट फोर्स 0। हाँ, तो ये इसमें इसमें देखो, इसमें पहले तुम लोग ऐसे मत बनाओ, देखो ऐसे कर लो कि देखो नॉर्मली हम लोग जो करते हैं ना, तो इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, ठीक है, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, शायद मैं सही हूँ ना या गलत हूँ? इधर वेस्ट गलत है सर। इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, यस सर। ठीक। तो 10 न्यूटन इधर लग रहा है, मतलब नॉर्थ की तरफ, साउथ 8 न्यूटन इधर, तो अभी भी नेट इधर ही है, नीचे 8 ऊपर 10, तो अभी भी नेट ऊपर 2 है, 2 न्यूटन, तो ये अनबैलेंस्ड हुआ। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? यस सर। यस ओके, सर। अरीबा खान ये बताओ,
ये वाला क्वेश्चन। सर ये बैलेंस है। बैलेंस्ड है, गुड, ये बैलेंस्ड है। इसमें कैसे बनाएंगे, नॉर्थ 5 है और साउथ उसके उल्टा साइड में 5 है, 5 5 0 हो गया, तो ये बैलेंस्ड है। ये वाला कोई बताओ, चलो रिबा खान तुम बताइए, ये वाला क्वेश्चन इसी तरह बनाओ, कॉपी में बनाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब क्या हो रहा है, नॉर्थ की तरफ 8 न्यूटन है, इधर 8 है, साउथ की तरफ कितना है 8 है, ठीक, वेस्ट की तरफ कितना है 6 है, ईस्ट के तरफ कितना है 6 है। देखो ये 8 ऊपर है और ये नीचे जस्ट टूटा, तो ये दोनों कट गया 0। अब कोई वेस्ट की तरफ 6 खींच रहा है तो ईस्ट की तरफ भी 6 खींच रहा है, ये भी कट गया 0। तो क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। यस सर। समझ में आ रहा है, ठीक है। और बोलो, तुम जब ये चैप्टर पहली बार पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वजह क्या है कि इसमें कुछ कुछ चीजें आगे चैप्टर से जोड़ के बनाया है, ठीक है, तो तुमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। पहले क्या किया, देखो न्यूटन ने क्या किया कि वो ना अपना एक्सपेरिमेंट जो भी है, न्यूटन ने गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, उसका जो क्या किया कि वो जो चीज बताया था ना, उन्हीं को और डीप में बताया और एक्सप्लोर किया, मैथमेटिकल टर्म में बताया अच्छे से। लेकिन ये उसका जो आइडिया, ये जो गैलीलियो का ही आइडिया को इन्होंने एक्सप्लोर किया है। न्यूटन का मोस्टली चीज का अपना नहीं है, कोई कोई एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा सा वो खोजा तो उसी को एक्सप्लोर किया, ऐसा किया है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कर रहा है, गैलीलियो ने क्या बोला कि कोई भी, गैलीलियो का ये लॉ था कि पहला, कि कोई भी ऑब्जेक्ट ठीक है मूव करता है, ठीक है, वो हमेशा मूव ही करते रहता है जब तक, मतलब कोई कोई ऑब्जेक्ट मान लो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक, तो वो हमेशा मूव करता ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई न किया जाए। मतलब कि अगर ये बॉल है, ये हमेशा मूव करता ही रह जाएगा हमेशा, अगर हम इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो। अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये रुक भी सकता है या और तेजी से मूव कर सकता है, ठीक। तो ये क्या बोला कि पहला चीज तुमको ये चल के समझना है कि फ्रिक्शन को हमें कुछ चीजें मानना पड़ता है। अभी तुम्हें फ्रिक्शन 0 मान के चलना है कि तुम्हारा जमीन पे कोई फ्रिक्शन है नहीं, कोई क्या बोलते हैं, घर्षण, कोई घर्षण नहीं लग रहा हो, ठीक है, एकदम पूरा प्लेन हो। जब देखते हो कि कैरम बोर्ड में हम लोग जो पाउडर डालते हैं उसके बाद मारते हैं, खेलते हैं, कितना तेजी से होता है, मतलब क्या वो क्यों डालते हैं, ताकि फ्रिक्शन नहीं लगे और गोटी जो बहुत तेजी से मूव करे। तो फ्रिक्शन हम लोग 0 मानकर चलते हैं। ये जो बोला है ये एक्सपेरिमेंट फ्रिक्शन 0 करके क्या है कि कोई भी बॉडी को अगर मूव करता है तो वो उस वक्त तक मूव करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स पर अप्लाई ना हो। अगर इसको रोकना है तो एक्सटर्नल फोर्स इधर से कुछ उल्टा डायरेक्शन में फोर्स देगा और उसको रोकेगा, ठीक। उसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो जिंदगी भर तक रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स में ना आए। एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स दोनों होता है, नॉट एक्सटर्नल से। जब तक एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स ना आए तब तक ये क्या होगा, रेस्ट में ही रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स कोई बाहर से मार दिया हो, ठीक, तो क्या होगा, ये मूवमेंट में आ जाएगा। तो वही तो 8th क्लास में भी ये दिया हुआ है, जो लोग अच्छे से 8th क्लास में पढ़े हो, कि ये चीज कि एक क्वेश्चन मुझे खुद याद है कि मुझे 8th क्लास में क्वेश्चन आया हुआ था कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो हमेशा मूव करता है तो वो कब ये होगा, रेस्ट में आएगा, ठीक, इस तरह क्वेश्चन रहता है। तो वही अगर एक्सटर्नल, फिर इसी तरह क्वेश्चन बना सकता है, एक्सटर्नल अगर कोई फोर्स नहीं दिए या इंटरनल फोर्स नहीं दिए तो कब तक मूव करेगा, नेवर, कभी नहीं रुकेगा, नेवर स्टॉप, आंसर जाता है ऐसा। तो एक एक्सटर्नल, देखो तुम लोग को तो एक्सटर्नल बहुत आसानी से समझ में आ गया कि एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल फोर्स तुमको समझ में नहीं आया है ना। तो इंटरनल फोर्स में इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि वो चीज तुम नहीं पढ़े हो। अगर कोई एक बॉम्ब रहता है ना, बॉम्ब, ठीक है, ये अभी रुका हुआ है, ठीक है, रुका हुआ है, ये अपने आप ब्लास्ट करेगा ना, तो ये 2 पार्ट में अगर टूटेगा तो इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। तो यही इंटरनल फोर्स है, वो आगे पढ़ोगे। बस याद रखना कि एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स जब तक नहीं मिले तब तक वो अपना स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा। सिर्फ मोशन नहीं, वो अपने डायरेक्शन तक को भी चेंज नहीं करेगा। अगर कोई बॉल है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो जाते रहेगा जब तक कोई इसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो नॉर्थ की तरफ जाते रहेगा। अगर हम इधर से फोर्स लगा देंगे तो वो इधर कहीं मूव कर जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ठीक है। उसके साथ स्पीड भी चेंज कर सकता है, जरूरी है स्पीड चेंज करे, नहीं करे जरूरी, इतना जरूरी नहीं है, लेकिन स्टेट ऑफ मोशन का चेंज होगा, ठीक है। कोई भी फोर्स रहेगा तो उसका स्पीड या डायरेक्शन दोनों में चेंजेस आएगा या कोई एक में चेंजेस जरूर आएगा, ठीक।
तो यही है पहला कि गैलीलियो ने ऐसा कहा था, लेकिन क्या हुआ कि गैलीलियो ने पूरे अच्छे से एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उसके बाद मैथमेटिकल कुछ नहीं बताया था, लेकिन न्यूटन ने इसको और आगे चल के इसको बढ़ाया तो न्यूटन का नाम आ गया। ठीक है, एक महान हस्ती जो गैलीलियो था उसका नाम नहीं आया, लेकिन उसका आइडिया सबसे पहले था। गैलीलियो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छी तरह से समझा रहा है कि कोई गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि ऐसे एक ब्लॉक था, ठीक, यहाँ पर एक बॉल को अगर रख दिए, ठीक है, तो ये क्या हुआ, नीचे आएगा। नीचे क्यों आता है, कहा कि उसमें किताब में सीधा कर तुम आगे पढ़ोगे नीचे क्यों आता है। एक फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो अर्थ की वजह से ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है वो अपने आप नीचे आएगा। तो जितना ये हाइट है ना, ये हाइट जितना हाइट अगर इधर अगर एक बनाएंगे तो ये बॉल नीचे आकर के मैक्सिमम स्पीड पे जाएगा, फिर ये ऊपर चढ़ेगा, उतनी ही हाइट को अटेंड करेगा। ऐसा बोला गैलीलियो ने, इसका अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि मतलब कि यहाँ पर कोई वेलोसिटी था नहीं, इसको बस पकड़ के छोड़ दिए। क्या किए, पकड़ के छोड़ दिए। तो ये क्या हुआ कि यहाँ से ये जो है नीचे आया, तो नीचे आते वक्त इसका मैक्सिमम स्पीड रहेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि यहाँ आकर के स्पीड बढ़ा, फिर जब इधर चढ़ा तो वो अपना स्पीड डिक्रीज करते हुए चढ़ा, और वो कहाँ तक चढ़ा, वो अपने हाइट तक चढ़ा जो पहले हाइट तक था। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा। लेकिन जब तुमको इसलिए बता रहा है कि ऐसा क्यों हुआ कि एनर्जी जो है ना, एनर्जी कभी खत्म नहीं होता। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ये कि एनर्जी यहाँ पर जितना एनर्जी है वो बॉल यहाँ पर भी आकर के उतना ही एनर्जी होगा, इसलिए सेम एनर्जी पर रहना पॉसिबल है। ठीक, एनर्जी को कंजर्व करता है कि यहाँ पर जितना बॉल है और यहाँ पर है, ये दोनों क्या होगा, सेम पोजीशन, इसलिए आएगा कि एनर्जी कंजर्व रहता है। लेकिन ये तुम लोग आगे पढ़ोगे, ऐसा नहीं, वर्क एंड एनर्जी में पढ़ोगे। तो वो उन्होंने गलत किया, देखा कि यहाँ पर क्या था, ये जो स्पीड जो बढ़ रहा था ये रुका हुआ था, लेकिन स्पीड जो बढ़ रहा था ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बढ़ रहा था। इसकी वजह से एक्सटर्नल फोर्स क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बढ़ रहा था। लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो है ऊपर तक आया, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करता है, फिर उन्होंने क्या किया कि ये क्या किया कि इसकी इधर साइड का क्या किया, इधर साइड का एक मान लो इतनी हाइट से ऐसे मान लो स्लोप है, ये ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से छोड़े तो इन्होंने क्या किया, पहले स्लोप बहुत बड़ा किया, तो देखा इक्वल हाइट पे आ रहा है। इन्होंने क्या किया, स्लोप को छोटा कर दिया। स्लोप मतलब चढ़ाई, ये ऊपर कितना चढ़ाई है, ये है एक ब्लॉक, एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है। किसमें ज्यादा चढ़ाई, इसमें ज्यादा चढ़ाई है, ज्यादा ऊंचा है, ऊपर है, एकदम ऊपर उठ गया है, ये थोड़ा धीरे धीरे ऊपर उठा है, ये स्लोप बोलते हैं इसको। तो ये स्लोप को क्या किया, छोटा करते गया, मतलब घटाते गया। ये स्लोप पहले ज्यादा था, फिर कम करते गया, कम करते गया। तो इसने देखा कि सेम हाइट तक जाने तब भी बॉल क्या हुआ, सेम हाइट तक गया, लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस जितना था ना, एक मिनट में कलर चेंज कर दूं, ये डिस्टेंस जितना था ना, यहाँ देखो, इसको नीचे जमीन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये डिस्टेंस जो यहाँ से इस पॉइंट से ये डिस्टेंस डी अगर है, तो इधर भी क्या था, डी आया था, ठीक है। लेकिन वो क्या किया कि ये जो है ना ऐसे करके उसको स्लेंटेड कर दिया, थोड़ा घटा दिया, और ठीक, और घटा दिया इसका ये। तो तब भी क्या देखा कि ये बॉल जो यहाँ से आया इक्वल हाइट पर आकर के यहाँ पर रुका, लेकिन इस बार क्या हुआ, डी बढ़ गया, हाँ कि नहीं। ये देखो ये डी हुआ, ये D2 कर देते हैं, तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ता गया। तो बस ये अपने एक्सपेरिमेंट में कहा था, यहाँ से कुछ फाइनल निकाला नहीं था, लेकिन तुमको ये बता देते हैं कि क्यों हो रहा है ये सब सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को कंजर्वेशन, एनर्जी के कंजर्वेशन के रूल पे होता है कि जितना एनर्जी पहले रहेगा उतना एनर्जी बाद में रहेगा, इसलिए ये सब हो रहा है ऐसा, ठीक। बाकी ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस गैलीलियो अपना एक्सपेरिमेंट होता है। तो हम लोग पहले मूव करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहला कानून क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहला लॉ यही दिया न्यूटन ने कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो अपना स्टेट ऑफ मोशन में उस वक्त तक रहेगा जब तक उसका इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स उन पर नहीं आएगा, तब तक क्या होगा, वो अपना स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा। स्टेट ऑफ मोशन समझिए, स्पीड और डायरेक्शन दोनों चीज को चेंज नहीं करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स पर नहीं आ जाए या इंटरनल फोर्स। तो एक किताबी लैंग्वेज में इसका तुम लोग क्या लिखो, लॉ लिखो पूरा। देखो तुमको शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिख रहा है, दिख रहा है, Yes, sir. ओके।
ये कौन सा चैप्टर? ये रहा, ठीक है, ये वाला, ये वाला लिखो, ये लाइन लिखो, एक मिनट, ये लाइन लिखो, ये पूरा लाइन लिखो। An object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force। कोई applied force आएगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, उसका जब तक उस applied force कोई नहीं आए तब तक वो अपना मोशन यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा और अपना स्टेट ऑफ या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहेगा, मतलब रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में रहेगा जब तक कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लगेगा। यही रूल है पहला। क्योंकि ना यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, अरीबा बताओ। अरीबा, शगुफा, यस सर। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म इक्वल, हाँ ठीक है, लेकिन सीधी बात ये बोलोगे एक्सेलरेशन 0 है ना? अच्छा, हाँ कि नहीं? यस सर, यस सर। तो आगे अभी पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कि एक्सेलरेशन जो है ना वो कब आता है, जब फोर्स लगता है, इसीलिए ये यूनिफॉर्म मोशन बोल रहा है। जैसे ही फोर्स जहां लगेगा वहां यूनिफॉर्म, वहां पर एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो वो यूनिफॉर्म मोशन रहेगा नहीं, है ना? तो इसीलिए कहा है कि कोई भी मोशन यूनिफॉर्म मोशन में अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो वो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एक्सीलरेशन में क्या होगा कि वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है ना वो अपना रेस्ट में ही रहना चाहिए या यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है। एक मिनट, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, सॉरी, हाँ ठीक है, ओके करो। स्टेट अनलेस कंपेयर टू चेंज, जब तक हम उसको जबरदस्ती कोई अप्लाइड फोर्स से उसका चेंज नहीं करना चाहेंगे तब तक वो चेंज नहीं होगा। समझ में आया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का? बस ये बताओ, स्टेटमेंट समझ में आया? मतलब क्या हुआ कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, अपना स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना नहीं चाहते हैं, वो रेसिस्ट करते हैं, ठीक है, वो अपना चेंज नहीं करना चाहता है। तो इसीलिए एक टर्म आता है इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही दूसरा कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को दूसरा क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये लिखा है कि मतलब इनर्शिया क्या है कि उनको मतलब कहने का है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहे तो वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा। वो अपना चेंजेस जो होता है ना, अपना चेंजेस क्या मतलब कि अपनी स्पीड को चेंज कर लेना, ये वाला चेंजेस या डायरेक्शन को चेंज करना, इसको रेसिस्ट करता है, ये नहीं होना करना चाहता है, ये करना नहीं चाहता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब यही होता है, इनर्शिया का मतलब हुआ कि वो अपने जिस तरह का है उसी तरह में रहना चाहेगा, ठीक। टेंडेंसी, ये इनर्शिया क्या है, टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। वो या तो सेम वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है स्पीड है वही स्पीड में रहना चाहेगा, या अगर रुका हुआ है तो वही रुका हुआ रहना चाहेगा। इस अनडिस्टर्ब जो मतलब अनडिस्टर्ब रहना चाहेगा, इस क्वालिटी को बोलो, इसी को जो क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो इसीलिए इनर्शिया के ही मतलब यही यही इनर्शिया को समझा रहा हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने ही हिसाब से रहना चाहेगा, वो जिस तरह रहना था उसी तरह रहना चाहेगा, यही है इनर्शिया। तो एक चीज बताओ कि ये इनर्शिया मतलब कि डिस्टर्ब नहीं होना चाहेगा, तो कौन सा ऑब्जेक्ट में ज्यादा इनर्शिया होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट अपने आप को ज्यादा रेसिस्ट कर पाएगा कि हम चेंज नहीं करें, ज्यादा वेट वाला या कम वेट वाला? तो एक लोग बोलो, ज्यादा बोलो, वेट। ज्यादा वेट वाला। अब एक्चुअली क्या है, वाइट बोर्ड का लॉ ऑफ इनर्शिया, यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है।
लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया का मतलब क्या हुआ, कोई अनडिस्टर्ब रहना चाहता है। मतलब अगर ये मूव कर रहा है ना 10 मीटर पर, तो ये चाहेगा नहीं भाई हम अपने, ये लेजी टाइप का है, नहीं भाई हम अपनी ही स्पीड में रहेंगे, यही स्पीड में रहेंगे, ठीक, और इसी डायरेक्शन में रहेंगे, ये चाहेगा। तो लेकिन क्या होता है कि तुम तो कुछ तो एक्सटर्नल फोर्स दोगे तो वो क्या करेगा, वो तो चेंज करेगा, लेकिन ये क्या कोशिश करेगा कि ये ना जाए। तो कोई चीज के अंदर कितना रेसिस्ट करने की कैपेसिटी है, मतलब कौन अपने आप को चेंज जल्दी नहीं करना चाहेगा। जब मतलब तुम नहीं कर पाओगे किसको जल्दी, उसका ये ज्यादा भारी वाला चीज को जल्दी चेंज कर दोगे उसका डायरेक्शन या स्पीड को, या कम भारी वाले चीज को, वेट अगर कम है, कोई अगर 5 केजी और 10 केजी, ठीक, ये दो ऑब्जेक्ट है, अगर इधर ये मूव कर रहा है इधर मूव कर रहा है, तो तुम किसमें आसानी फील करोगे कि इस केजी का स्पीड को बढ़ा दें या फिर इसका डायरेक्शन को चेंज कर दें, किसमें आसानी फील करोगे? 5 केजी वाले में। 5 केजी वाले में क्यों? उसका इनर्शिया कम है, मतलब वो रेसिस्ट कम, उसके पास टेंडेंसी कम है रेसिस्ट करने का, वो अपने तो वो भी चीजें तुम्हें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ कि पूछेगा कि इनमें से किसके पास ज्यादा इनर्शिया है, तो तुम देख लेना पहला सवाल का तुमको आंसर मिल गया। अगर कोई बोलेगा कि सबसे पहले सब यही क्वेश्चन पूछता है नॉर्मली इसमें कि इनमें सबसे ज्यादा इनर्शिया किसके पास है, तो जो जितना ज्यादा भारी होगा वो उतना ज्यादा उसके बाद इनर्शिया होगा। मतलब वो किसी चीज को अपोज, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वगैरह कुछ भी अगर उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, मतलब वो अपने आप को अनडिस्टर्ब रखने की कोशिश करेगा। तो क्वेश्चन, which of the following has maximum inertia? क्वेश्चन लिखो कॉपी में। ए, मेरे ये क्वेश्चन पता कहाँ आया था, मैं जब 9th के लिए एमयू का एग्जाम दिया था तो वहां पर आया था ये क्वेश्चन। हाँ भाई बोलो, स्टडी रूम में अप्रॉक्स 9 बजे तक, क्या हुआ? ओके ठीक, ओके ओके ठीक। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इनर्शिया, तो ये क्वेश्चन मेरे को मिला था कहाँ पे, एमयू में 9th क्लास में ही मिला था, जबकि ये है 9th क्लास का है, लेकिन 9th का एंट्रेंस में कोई मिला था मैक्सिमम, शायद 9th में मिला था या 11th के एंट्रेंस में मिला होगा। ओके, इनर्शिया फिजिक्स बुक, मतलब मेरे टाइम में यही ऑप्शन था और आंसर भी फिजिक्स बुक ही था उस टाइम। वाह, अब कोई इंसान वेट कैसे पता करे उस टाइम में, ठीक, फिजिक्स बुक। दूसरा तुमको ऐसा दे रहे जो मैच नहीं है, बाईसाइकिल, सीलो, वुडन, वो तुमको अब दिमाग लगाना कौन ज्यादा है जिसके पास मास है। वुडन मान लो मैं लिख दिया 50 केजी, ठीक है, और डी ले लो ट्रक। आंसर क्या जाएगा, किसके पास मैक्सिमम इनर्शिया है? ट्रक। और कोई आंसर बोलना चाहे? अरीबा खान, किसके पास ज्यादा इनर्शिया है? इनर्शिया उसके पास ज्यादा होगा जो ज्यादा भारी होगा, मतलब कि तुम्हें दिक्कत होगी स्पीड और डायरेक्शन चेंज करने में। मारिया, क्या बोल रहे? डी, ओके, ट्रक होगा, क्योंकि ट्रक तो भाई बहुत भारी होता है, 500 केजी के आसपास होता है। तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, ट्रक। मतलब वो तुमको देखना है क्या कि किसका वेट ज्यादा, जिसका ज्यादा वेट होगा उसका क्या होगा, ज्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया। दूसरा लॉ ऑफ इनर्शिया देखो, बोर्ड में तुम्हारा किस तरह का क्वेश्चन आएगा कि हम लोग क्या करते हैं, धूल निकालने के लिए गद्दा में स्टिक से मारते हैं उसको, गद्दा को, है ना, गद्दा को लेते हैं, या फिर इसमें मान लो धूल है, गद्दा है, उसमें हम लोग स्टिक से मारते हैं और वो धूल निकलता है। तो ये हम लोग का बोर्ड में, मतलब बोर्ड में नहीं आया था, स्कूल के एग्जामिनेशन में आया था कि बताओ ये किस लॉ को फॉलो करता है। तो आंसर क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। एक्चुअली क्या है कि अभी रेस्ट में तुमने जैसे मारा तो क्या हुआ कि वो अपना वो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, वो उसको अपोज करे, है ना। तो उसका अपोज वाले कंडीशन, मतलब ये जो है इनर्शिया को फॉलो करता है, ये इनर्शिया की वजह से ही हो रहा है। ये तुमने जैसे ही मारा तो क्या हुआ कि वो अपोज नहीं कर पाया, वो एक्सीलरेशन में आ गया। लेकिन तुम्हारा जो बेडशीट नहीं बोलोगे या फिर कोई भी ऐसा बोलो, तो उसमें वेट का डिफरेंस होता है।
तो उसके वजह से सबका अलग अलग इनर्शिया होता है। तो बस सीधा यही आंसर है कि इसका लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता है। अगर एक स्टिक लेकर के तुम किसी भी इसको मारते हो, उससे धूल निकालते हो, तो इसका इनर्शिया है। दूसरा इनर्शिया का लाइव एग्जांपल लेते हैं। लाइव एग्जांपल क्या मतलब डेली के रोजाना का एवरीडे लाइफ में हमारा होता है कि हम लोग बस पर बैठे होते हैं, ठीक, बस पर बैठे होते हैं, तो क्या होता है कि तुम्हारी ट्रक वाले जो क्या मतलब बस वाले क्या होता है, ब्रेक मारता है। ब्रेक मारता है तो क्या होता है कि तुम लोग ऐसे होते जर्क आगे जरा। वजह क्या है? वजह ये है कि जब बस देखो हमेशा तुम ऐसे मतलब पीछे की तरफ भी करते हो जब एक्सीलरेटर होता है, ज्यादा स्पीड में खींचता है गाड़ी। लेकिन मान लो कि कोई अगर गाड़ी को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है, मान लो कि गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि जब तुम्हारी गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थी, तो तुम्हारी बॉडी जो है ना वो भी 10 मीटर पर सेकंड पे आ गया है। तो तुम्हारा बॉडी क्या चाहेगा कि ये स्पीड बना रहे, मेंटेन रहे, ठीक। लेकिन ड्राइवर क्या किया, अचानक से ब्रेक मार दिया। ड्राइवर क्या किया, अचानक से ब्रेक मार दिया। तो क्या हुआ कि स्पीड, इसका जो स्पीड है वो अचानक से घट गया, 5 मीटर हो गया मान लो, या 2 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक। तो तुम्हारा बॉडी क्या चाहेगा कि नहीं मेरा बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही रहे। तो इसीलिए क्या होता है, गाड़ी का स्पीड कम हो गया, तुम्हारा स्पीड ज्यादा हो गया, तो रेसिस्ट नहीं कर पाया, ऐसे होगा, ठीक है। समझ में आया क्यों हो रहा है ऐसा? तुमने जब तुम्हारी गाड़ी, जो गाड़ी की स्पीड होती है वही तुम्हारी स्पीड होती है, ठीक। लेकिन गाड़ी ने अपना स्पीड अचानक से चेंज कर दिया, तो तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में थी, तो और गाड़ी जो अचानक से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड में आ गई, तो तुम इसको रेसिस्ट नहीं कर पाए, इनर्शिया की वजह से क्या हुआ, तुम आगे चले गए। उसको उस चेंजेस को रेसिस्ट करने के लिए क्या हुआ, तुम आगे गए। इसी का सीट बेल्ट इसीलिए तो पहनाया जाता है कि ये जो अगर अचानक से ब्रेक ब्रेक मारे तो कोई एक्सीडेंट ना हो। इसी तरह केस क्या है कि जब गाड़ी बाइक वाइक पे बैठते हो, तुम्हारा भाई ने क्या किया, एक्सेलरेटर जब जल्दी से ले लिया, बहुत तेजी से निकला, तो पीछे एक जर्क आता है। इवन कि कभी कभी इतना ज्यादा जर्क आता है कोई गिर जाती है, इवन लड़की वगैरह होती है उनको उतना अच्छे से ग्रिप नहीं होता, वो गिर जाती है, क्योंकि वो एक्सेलरेटर अचानक से छोड़ देता है। जो न्यू यूथ होते हैं, जो नए लड़के सब होते हैं, वो लोग मतलब गाड़ी पे ज्यादा अपना ये करते हैं, ठीक, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अचानक से एक्सेलरेटर छोड़ दिया, मतलब घुमा दिया, तो क्या होगा कि बहुत तेजी से स्पीड ले लिया। तो तुम लोग क्या थे, रेस्ट में थे, तुम्हारी बॉडी रेस्ट में थी, गाड़ी भी रेस्ट में थी, लेकिन तुम्हारी गाड़ी अचानक से एक्सीलरेटेड मोशन में चला गया, एक विद इन सेकंड में वो 10 मीटर या 20 मीटर सेकंड में चला गया, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चला गया। तो तुम्हारी बॉडी इस चीज को रेसिस्ट नहीं कर पाई और तुम बाहर थी। तो इधर स्पीड ज्यादा है, इसको रेसिस्ट करने के लिए तुम्हारी बॉडी उल्टा डायरेक्शन में किया। तो ये क्या है, इनर्शिया, यही क्या है, इनर्शिया। तो लेकिन यही क्वेश्चन यहाँ से यही आएगा कि कौन सा एग्जाम्पल इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता है, ये तुमको जानना होगा, ठीक। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सर टेंडेंसी क्या होता है? क्षमता, मीनिंग है क्षमता, ठीक है। वो चाहेगा कि अपने ही अगर हम यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसी में रहें, यही टेंडेंसी। रेसिस्ट, अच्छा टेंडेंसी इसमें आता है ना, टेंडेंसी रेसिस्ट, वो कि उसके पास कितना क्षमता है कि वो जो चेंजेस आ रहे हैं ना उसको सह ले, अपने आप को सह सके, अनडिस्टर्ब रहे, डिस्टर्ब ना हो उस चीज से। ओके, समझ में आ रहा है? मारिया समझ में आ रहा है? मारिया समझ में आ रहा है? हाँ। अरीबा खान समझ में आ रहा है? यस सर। शगुफा समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन में चले क्या? और भी तुम्हारे किताब में और क्या दिया है? कुछ तो दिया हुआ है कि नहीं? तुम लोग को इंसर्टेड रीड कर करना चाहिए था ना। तो इनर्शिया क्या हुआ, तुम लोग ने क्या देखा, इनर्शिया क्या है, मास पर डिपेंड कर रहा है, हाँ कि नहीं? तो यही लिखा है, इनर्शिया इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। द मास ऑफ दैट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। उसका इनर्शिया कितना होगा वो इस चीज पर डिपेंड करता है, उसका मास कितना है। ज्यादा मास होगा, मास का मतलब हुआ, अभी तुम लोग यही समझो कि मास का मतलब हुआ कि तुम्हारा वेट, अभी फिलहाल यही समझो, इवन की दोनों चीज में अलग डिफरेंसेस हैं, लेकिन वेट समझो फिलहाल। तो तुम्हारे पास जितना वेट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इनर्शिया होगा, ठीक है। इसमें यही है पहला लॉ। क्या पहला लॉ है? लॉ है कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में अगर है तो वो चाहेगा कि हम यूनिफॉर्म मोशन में ही रहें। अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में है तो वो चाहेगा हम 10 मीटर पर सेकंड की ही स्पीड में रहे। और अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो वो चाहेगा कि हम रुके हुए ही रहे।
उस वक्त तक रुका रहेगा और उस वक्त यूनिफॉर्म मोशन रहेगा जब तक कोई बाहर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ जाए। अगर बाहर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है तो बॉडी अपने यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, और अगर कोई रेस्ट में तो अपना रेस्ट में ही रहेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स दे दिए तो दोनों डायरेक्शन भी चेंज होगा, मोशन भी चेंज होगा। रुका हुआ है तो वो चलना शुरू कर देगा, जो मोशन में उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, उसका प्लस डायरेक्शन भी मे भी चेंज हो सकता है, तो किस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है वो डिपेंड होता है। तो अब चलते हैं हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ये बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमको तो आ रहा है। कोई आ रहा है? बच्चे लोग अगर सुबह उठे नहीं है, एक मिनट, ओके। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है बताओ? सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, और सीधा हम स्टेटमेंट में जाए, पहले स्टेटमेंट में ही चलते। देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, चलो एक सवाल है, पहले हम देखो एनसीईआरटी ने कभी मतलब पढ़ाया ना, वो पहले एग्जांपल लेके पढ़ाया। चलो अरीबा खान ये बताओ, अगर एक साइकिल है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, और एक ट्रक है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, तो तुम किसके सामने खड़ा रहना पसंद करोगे? एक साइकिल है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, एक ट्रक है वो भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, लेकिन तुम किसके सामने खड़ा रहना पसंद करोगे? साइकिल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब दूसरा क्वेश्चन है शगुफा से, ये बताओ एक साइकिल है, ठीक, वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक मिनट, एक साइकिल है, ठीक, वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और एक गन है, मतलब गोली है, ठीक है, वो मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो तुम किसके सामने रहना चाहोगे? साइकिल। गुड। अगर दो साइकिल है, दोनों का मास सेम है, अगर जो एक की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, दूसरे का स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, तो अरीबा खान बताओ किसके सामने रहना पसंद करोगे? मतलब तुम्हें लगना तो चोट है ही, लेकिन तुम किसके सामने आना चाहोगे? 2 साइकिल। बहुत बढ़िया, गुड। तो मतलब क्या हुआ कि तुम पहला जो ये बताया कि ट्रक और साइकिल का, इसमें ये हुआ कि तुमने भारी चीज को देखा, ठीक है, दोनों का स्पीड अगर सेम करते तुमने देखा कि किसमें ज्यादा भारी है, जिसका मास ज्यादा है तो उसके सामने तुम रहना पसंद नहीं किए, जिसका मास कम है उसके सामने रहना पसंद किए। और दूसरा केस था कि गन जो है इतना कम मास है, लेकिन फिर भी तुम उसके सामने रहना पसंद नहीं किए क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। हाँ कि नहीं? हाँ यस कि सर। नहीं? तो मतलब ये हुआ कि सेकेंड लॉ मतलब ये हुआ कि तुम्हारे ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, उस चीज का कितना तुम्हारे ऊपर असर पड़ेगा, तो इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड कितना है और उसका मास कितना है, दोनों पर डिपेंड मतलब इम्पैक्ट होगा। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करेगा ना इम्पैक्ट, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, तो ये इम्पैक्ट को लाने के लिए एक टर्म लाया, एक मोमेंटम। कहा कि मोमेंटम जिसका ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा, उसका उतना ज्यादा इम्पैक्ट होगा। मोमेंटम जिसका ज्यादा होगा उसका उतना ज्यादा इम्पैक्ट होगा, मतलब कि हम मोमेंटम से कंपेयर करेंगे, जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसके सामने रहना पसंद नहीं करेंगे, जिसका मोमेंटम कम होगा हम उसके सामने रहना पसंद करेंगे। मोमेंटम का फॉर्मूला इसने क्या, इक्वल टू, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। जो 5 kg 10 kg जो बोल रहे हैं ना बाबू, ये मास है, ये वेट नहीं है। वेट क्या होता है, जब इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वेट हो जाता है। लेकिन हम लोग अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, 5 kg 6 kg 7 kg, तो वो मास है। लेकिन वरना अगर हम लोग बोलेंगे वेट का तो उसका न्यूटन आएगा। क्या ऐसा यूनिट, फोर्स का यूनिट लिख लो, फोर्स का यूनिट वहां ऊपर ही लिख लेना जहां फोर्स लिखे थे।
यूनिट ऑफ UNIT यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू न्यूटन। ठीक, तो मोमेंटम क्या है कि मास इनटू वेलोसिटी। ये अगर इन दोनों को गुना करने के बाद इसका वैल्यू जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा खतरनाक होगा, उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा। ठीक, हाँ कि नहीं, समझ में आ रहा है? मोमेंटम समझ में आया क्या है? नो सर। मोमेंटम है कि वही तुम कोई एक ऐसा टर्म तो बोलना होगा ना कि जो किसका कितना इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट मेजर करने के लिए कि उसका कितना इम्पैक्ट है, वो तुम्हारे ऊपर कितना ये करेगा। जैसे तुम इम्पैक्ट नहीं को देख रही हो ना कि तुम्हें ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा, साइकिल पहुंचाएगा, ट्रक पहुंचाएगा, ये सब चीज है ना। तो एक कोई तो टर्म देना होगा, वो एक टर्म दिया मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो मोमेंटम एक ऐसा टर्म लाया गया कि ये क्या करेगा, ये मेजर करेगा कि तुम्हारा कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक, जिसका ज्यादा मोमेंटम होगा उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा किसी भी चीज पर इम्पैक्ट देगा, अपना असर डालेगा। ठीक, हाँ कि नहीं? बस याद रखो कि मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास इंटू बोलो साथ में, वेलोसिटी। अरीबा खान बताओ, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इंटू मास। ठीक है, वेलोसिटी इंटू मास या मास इंटू वेलोसिटी। यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन है। अब क्या हुआ कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोला? सर आवाज नहीं आ रही अच्छे से। अच्छा, शायद में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा, एक मिनट। हाँ, तो देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोला। देखो एक चीज, दूसरा चीज देखो, तुमने बहुत बार देखा होगा क्रिकेट को खेलते हुए कि वो जब भी कैच करेगा ना तो ऐसे करेगा, ये बस अपने हाथ हाथ को बैक लगे जाए, ताकि वो क्या करे कि देखो रियल एक्चुअल इम्पैक्ट जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम पे होता है। रियल मोमेंटम का इम्पैक्ट कितना है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम हम देखते हैं। मतलब क्या हुआ, एक चीज देखो, एक आदमी को देखे होंगे कि वो कभी कूदता है ना, हाइट से कूदेगा तो वो ऐसा चीज पे कूदेगा जिसके अंदर हवा फिल किया हुआ, एयर फिल किया हुआ, हाँ कि नहीं? या फिर कहीं बालू में, बालू सैंड जो होता है उस पर वो कूदना पसंद करेगा। कहीं कहीं चट्टान है, हार्ड कोई जमीन है, तो वहां पर क्या वो लोग कूदता है? नहीं कूदता है ना, वो लोग को डर लगता है। तो मतलब क्या हुआ कि चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में जितना ज्यादा चेंज आएगा उतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इंसान को, उतना ज्यादा उस बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि कोई हाइट से अगर कूद रहा है, जैसे बहुत सारे वो लोग मतलब बहुत सारी चीज करता है, वो लोग क्या करता है कि वो लोग मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो लोग ऐसे ऐसे उड़ के आसमान से, मतलब हाइट को उड़ करके अपना ये करके इस पे ये होता है। एक्चुअली होता क्या है कि तुम इसमें गद्दम में भरा हुआ है क्या, एयर, तो क्या होगा कि जब ये बंदा यहाँ पे आता है तो उसको वो जो धीरे धीरे उसका स्पीड क्या होता है, कम होने लगता है ना, नीचे थोड़ा ये नीचे दब जाएगा। दबेगा तो अगर मान लो 50 मीटर पर सेकंड से जिस टाइम में इस जगह था उसका स्पीड 50 मीटर पर सेकंड था, तो वो क्या होगा कि ये गद्दा धीरे धीरे इसका स्पीड कम होगा, क्या होगा 50 से 40, 30, 20, 10, 0, तब 0 हो जाएगा ना, ऐसे धीरे धीरे कम होगा। तो क्या होता है कि उसको मतलब उसको उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको चोट वोट नहीं लगता उतना ज्यादा। वही वही हाल क्या होता है सैंड में भी, क्या होता है कि सैंड में क्या होता है कि वो भी थोड़ा नीचे दबता है, तो क्या होता है उससे, क्या होता है उससे, उसका स्पीड में चेंजेस आता है। मतलब कि स्पीड में चेंजेस आना धीरे धीरे, ये तो बहुत फायदेमंद है, इसको उसका चोट नहीं लगेगा, हर्ट नहीं होगा। अब कोई सख्त जमीन है, वो जैसे यहाँ 50 मीटर पर सेकंड था स्पीड, यहाँ पर जैसे जमीन पे गिरा 0 हो गया। ओ 0 स्पीड होने के बाद तो उसका तो हड्डी वड्डी पसली सब टूट जाएगा, हट तो ज्यादा हुआ ना वो। मतलब क्या हुआ कि उसकी स्पीड कितना तेजी से चेंज हो रही है इस पे भी तुम्हारा डिपेंड करेगा कि तुम्हारा कितना चोट लग रहा है, हाँ कि नहीं? देखो यहाँ पर तुम्हारी स्पीड धीरे धीरे चेंज हो रही है, 50, 40, 20, 10 ऐसे हो रहा है ना। यहाँ पर सैंड में भी इसी तो थोड़ा इस सबसे अच्छा तो होता है ये टेर भरा हुआ, इसमें क्या था आराम आराम से स्पीड कम होता है। लेकिन ये वाला सैंड वाला में देखो धीरे धीरे, बोर्ड दिख रहा है ना तुम लोग को, बोर्ड दिख रहा है ना तुम लोग को? यस सर। ओके, तो क्या हो रहा है, ये सैंड में क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है ना। तो क्या होता है कि ये
सैंड, हाँ। तो मतलब तुमको ये तुम इस एक्सपेरिमेंट से तुमको यही पता चल रहा है कि उसकी स्पीड कितने तेजी से चेंज हो रही है, उस पर भी डिपेंड करता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा हर्ट होगा, हाँ कि नहीं। यहाँ समझ में आया, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि ये 50 की स्पीड है तो कम धीरे धीरे कम होगा उसका स्पीड। कोई भी ये बॉक्सर जो होता है, ठीक है, तुम बिल्कुल लोहा वाला पे मारना पसंद करोगे या आटा पे मारना पसंद करोगे? आटा अगर गोंदा पे बना हुआ है उस पे तुम मारना पसंद करोगे, या कोई हार्ड चीज है लोहा है उस पे ऐसे मारना पसंद करोगे? अरीबा खान बोलना। आटा। बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली होता क्या है कि तुमने ऐसे मारा, तो जिस स्पीड से तुम मार रही हो, ठीक है, तो वो जो है क्या होगा, तुम्हारा फौरन अचानक से वहीं पे हाथ नहीं रोक देगा। हाथ अगर वहीं रोक देगा तो इसका मतलब तुम्हारा मोमेंटम जो था वो जितना था उसका फौरन वो उतना चेंजेस लाए, वो बाद में इसका स्पीड जीरो कर दिया, मतलब मैक्सिमम चेंज हो गया। अभी बताएंगे कि मतलब कुछ स्पीड था वो अचानक से रोक दिया, इससे तुमको ज्यादा इफेक्ट पड़ा। अगर लोहा में ऐसे मार रहा हो वहीं पर रुक गया, वहीं पर रुक गया, इससे तुम्हारे हाथ में ज्यादा चोट लगेगा। लेकिन क्या था, आटा में तुम मारते हो तो थोड़ा अंदर दबता है। शरीफ क्यों लेट हुए हो? शरीफ, अस्सलाम वालेकुम सर। और इस्लाम इतना लेट क्यों हो, 1 घंटा? सर क्लास गए थे। क्लास गए थे? जी। कौन क्लास? संडे को बच्चों का क्लास रहता है सर। जब कल बच्चे टाइमिंग पूछा गया तो फिर बोले क्यों नहीं थे? हम ध्यान नहीं दिए थे सर। बहुत बढ़िया, जो छूट गया छूट गया, कंटिन्यू। तो क्या होता है तुमको समझ में नहीं आया, मुझे पता है। अब तुम्हारे सामने मेरा कोई हमको फीडबैक तुम्हारा नहीं चाहिए कि मुझे समझाने आता है या नहीं आता, ठीक है। बाकी 3 बच्चे हम उसको सही से समझा रहे हैं। तो क्या होगा कि तुम जब आटा में ऐसे मारोगे तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे तुम्हारा अचानक से स्पीड जीरो नहीं हो गया, वो थोड़ा सा तुम्हारा पीछे जाएगा आटा, वो एक शेप बनाएगा, तुम देखना थोड़ा पीछे जाएगा। इससे क्या होगा, तुम्हारा स्पीड थोड़ा धीरे धीरे चेंज होगा। जितना धीरे चेंज हो उतना अच्छा। किसी चीज में मार रहे हो वो अंदर जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, और धीरे धीरे स्पीड कम हो रहा है, बहुत अच्छा, उतना तुमको स्पीड नहीं। लेकिन अगर कोई लोहा है तो मारोगे तो क्या होगा, वहीं पे जीरो हो जाएगा, इस पे ज्यादा तुमको चोट पड़ेगा, ठीक। ये सब एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, फिजिक्स सब कुछ एक्सपेरिमेंट, पहले एक्सपेरिमेंट देखा, पहले देखा ऐसा ऐसा हो रहा है, तब जाके मैथमेटिकल फॉर्मूला या कुछ समझाया। उसी तरह दूसरा चीज देखो कि कराटे बाज होते हैं ना, मैं यहाँ पे टाइकोंडो सीखता हूँ, उसमें भी मतलब उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या होता है कि एक ऐसा ही लकड़ी होता है, ठीक है, पतला होता है, लकड़ी होता है, ठीक है, ऐसे तो इसमें ना हमको फाइट मार के तोड़ना होता है, ठीक है, तोड़ना होता है। कराटे बाज जो क्या करता है, हम लोग जब करते हैं, हम लोग सिखाया था, ऐसे मारते हैं तो ये हार्ड रखते पहले। दूसरी चीज क्या होता है, हम यहाँ पर जाने के बाद जो है अपनी स्पीड और बढ़ा देते हैं, ताकि स्पीड ज्यादा हो के अचानक से जीरो हो जाए स्पीड, इस पे टकराने के बाद अगर अचानक से जीरो हो जाए तो इससे तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, हाँ कि नहीं? यस और नो? हम क्या करते हैं, यहाँ से मारते बहुत तेजी स्पीड से, और जिस वक्त लगना रहता है ना उससे जस्ट पहले इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ा देते हैं। बहुत ज्यादा स्पीड है फिर अचानक से जीरो हो रहा है, सोचो कितना इम्पैक्ट पड़ा। इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि टूट जाता है आसानी से। तो ये इम्पैक्ट पड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी को ना ऐसे मारते नहीं, जो सीधा मारो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता है, तो हम लोग थोड़ा सा 30 डिग्री रोटेशन करते हैं, हिप रोटेशन करते हैं, अपना कमर को रोटेट करते हैं, ऐसे मारते हैं, हल्का सा टेढ़ा होता है। तो क्या होता है कि लास्ट टाइम में इतना तेजी से स्पीड जाता है ना, और ये ब्लॉक से क्या होता है कि वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाता है, बहुत तेजी स्पीड से जा रहा है, इसको टकराने के बाद जीरो हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि टूट जाता है, ठीक है। ये सब चीज को देखने के बाद साइंटिस्ट ने एक स्टेटमेंट दिया कि कितना, देखो टाइम भी तो एक मैटर करता है ना, फौरन अगर तुम्हारा जीरो हो रहा है तो ज्यादा इम्पैक्ट होगा। वही तुम क्या कर रहे हो, आटा का गोंद में मार रहे हो तो धीरे धीरे तुम्हारा क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है। तो टाइम एक मैटर करता है ना, अगर कोई चीज 2 सेकंड में जीरो वेलोसिटी हो जाए, और कोई अगर मार रहा है उसका धीरे धीरे होकर 5 सेकंड में वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा इम्पैक्ट 2 सेकंड वाला में होगा, क्योंकि कम टाइम में फौरन उसका वेलोसिटी जीरो चला गया, तो कम क्या होगा, उसमें ज्यादा इम्पैक्ट होगा। जैसे तुम्हारा तुम्हारा मान लो ये हड्डी है, कोई अगर जोर से मार दिया तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट इसलिए ज्यादा होगा कि ये हड्डी है, ये अपने आप को नीचे नहीं कर पाएगा, तुम्हारा तुम जैसे मारोगे उसका क्या होगा, फौरन जो है क्या बोलते हैं, उसका वेलोसिटी टकराने के बाद जीरो हो जाएगा, तो फौरन क्या होगा, वो टूट जाएगा, उसमें इम्पैक्ट ज्यादा। वही चीज पेट में अगर कोई मारेगा तो पेट थोड़ा अंदर जाएगा,
तो थोड़ा टाइम लेगा तुम्हारा वेलोसिटी जीरो। यहाँ पर जैसे मारोगे फट से तुम्हारा हाथ की वेलोसिटी जीरो हो गया। लेकिन भाई पेट में मारोगे तो पहले धीरे थोड़ा पीछे जाएगा, 1-2 सेकंड लेगा तुम्हारा हाथ रुकने में, लेकिन क्या होगा इसमें इम्पैक्ट कम होगा। तुमको पेट में मारेगा ना चोट उतना नहीं आएगा, लेकिन ये जो चोट आएगा कोई अलग तरह का चोट आएगा। मतलब ये तुम्हारा सेंस ऑर्गन है ना, तुम्हारा किडनी लीवर है, उधर का चोट आएगा। लेकिन जो सीना पे मारने की इम्पैक्ट की बात करते तो जो फोर्स जो लगेगा, जो इम्पैक्ट जो लगेगा वो यहाँ पर ज्यादा फोर्स लगेगा एज कम्पेयर टू यहाँ पर। या फिर कोई भी बॉक्सिंग करते हैं तो अगर उसमें क्या हवा भरा हुआ है तो मारेंगे जोर से तो वो क्या होता है लगने के बाद पहले थोड़ा सा पीछे जाता है, अंदर जाता है, तो थोड़ा टाइम लगता है अपना हाथ का वेलोसिटी जीरो होने में। ठीक है, तो तुमको ये चीज समझ में आया कि वेलोसिटी का चेंज होने पे भी डिपेंड कर रहा है कि कितना और कितना जल्दी वेलोसिटी चेंज हो रहा है इस पे भी डिपेंड कर रहा है। हाँ कि नहीं? इतने सारे एक्सपेरिमेंट से यही पता चला ना। यस और नो शगुफा? यस सर। इतने सारे एक्सपेरिमेंट से तो यही पता चला ना कि कितना जल्दी इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। चेंज होने मतलब अगर 10 है तो 5 कितना जल्दी में आ रहा है, 5 की वेलोसिटी में। अगर 10 है तो 0 कितना जल्दी में चेंज हो रहा है। मतलब वेलोसिटी का चेंज में भी प्लस टाइम भी मैटर कर रहा है कि उसका कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। हाँ कि नहीं? यस तो सर। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में यही चीज क्या है कि उसका एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट लिख लो। सेकंड लॉ ऑफ मोशन टॉप पे लिखो, नीचे लिखो मोमेंटम इक्वल टू m into v। ठीक, अब ये तुमको शेयर कर रहा हूँ। सॉरी ओके, देखो दिख रहा, तो तुम ये वाला लिखो, ये वाला द सेकंड लॉ, रेड कलर जो क्या हुआ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखो। Second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। ये पूरा लिखो। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, अभी समझाएंगे। लिख लिए? कॉपी कलम में लिखो। अच्छा तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं तो आगे पीछे कर रहा हूँ। लिखो जल्दी जल्दी लिखो। दिख रहा है? सर हो गया, बुक में हाईलाइट कर लिए। जिनके पास नहीं, नई कॉपी में लिखो ना, हाईलाइट से क्या होगा, कॉपी में लिखने का अलग ही है, कॉपी में लिखो। चलो बाद में लिख लेना, अभी कुछ लोग लिख रहे हैं, तुम जल्दी जल्दी लिखो बैठ के। बुक पढ़ना शुरू करो, बहुत बेहतरीन लिखा है, एक एक लाइन समझने की कोशिश करो। भाई मोमेंटम चेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, कितना टाइम पे वो चेंज हुआ है ना, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। अभी बताइए बताइए, लिख लिए सब लोग? हाँ या ना? हाँ या ना? बस ये सब चीज समझने के लिए। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना सीधा स्टेटमेंट से पूछेगा, स्टेटमेंट रट लेना, हो सके तो रट लेना ये स्टेटमेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये रट लेना। लिख लिए? ओके चलो। ठीक है अब चलते हैं। देखो हम लोग अभी मोमेंटम पढ़े थे। मोमेंटम इक्वल टू क्या था, अरीबा बताना। मोमेंटम इक्वल टू क्या था? मास इनटू वेलोसिटी। ओके, मास इनटू वेलोसिटी, mv। मोमेंटम को हम लोग जो है ना p से शो करते हैं। अगर p कहीं लिखा हुआ इसका मतलब मोमेंटम, तो p इक्वल टू क्या बोलेंगे, mv। मोमेंटम क्या है, पहले इसका एक चीज लिखो। मोमेंटम का मोमेंटम का ये लिखो, ये वेक्टर क्वांटिटी पहला, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अरे यार क्यों नहीं लिखा यार, वेक्टर क्वांटिटी है पहला। ठीक, दूसरा क्या, ऐसा एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब किस चीज में नापते हैं, जैसे कोई चीज को, चावल को केजी में नापते हैं, इसमें इसको किस में नापते हैं, एसआई यूनिट क्या होता है। तो एक चीज देखो, एसआई यूनिट कैसे निकालोगे, तो देखो मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास, अरीबा खान ये बताओ कि मास को किस चीज में नापते हैं।
मास को किस चीज में नापते हैं? पहले तुम्हारा क्लास शायद हुई। किलोग्राम में सर। ओके, मास को जो है ना नाप केजी में नापते हैं, केजी में। ठीक है, शायद तुम्हारी पहली क्लास गायब थी इसलिए। तो मास को केजी में, तो मास मास इनटू मास का केजी इनटू वेलोसिटी का क्या होता है ऐसा यूनिट शगुफा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड ओनली, स्क्वायर वो एक्सीलरेशन का होता है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकंड। हाँ कि नहीं? यस और नो? ऐसा यूनिट कैसे निकाले उसका फॉर्मूला से? हाँ बोलो। ये लिख लो, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास डायरेक्शन और ये दोनों होगा, दोनों होगा। चलो, फोर्स, मोमेंटम से ही हम लोग फोर्स का पता करते हैं, फोर्स है क्या एक्चुअल में। ठीक है, मोमेंटम समझ में आ गया कि जिसके पास मोमेंटम है वो ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा, उसके सामने तुम खड़ा रहना, समझोगे नहीं। कोई अगर कोई चीज है तो हम लोग कोई भी चीज करते हैं ना, तो हम लोग कोशिश करते हैं उसमें मोमेंटम ज्यादा रहे। किसी को अगर कुछ करना है, ठीक है, कोई काम कराना, तो कुछ मान लो किसी को मारना है या कुछ करना है, हम लोग कोशिश करते हैं मोमेंटम ज्यादा हो, मोमेंटम ज्यादा होने से इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। ठीक, हम लोग चलते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट क्या था, क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का लिखा कि फोर्स इज, क्या लिखा था, क्या लिखा था? स्टेटमेंट पढ़ना, बोलो, स्टेटमेंट पढ़ो, क्या था? हाँ, क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन डायरेक्शन। मान लो कि फोर्स, वही बोल रहा है, ये फोर्स क्या है अप्लाइड, तुमने कितना फोर्स अप्लाइड किया, वो इस चीज पे, मतलब इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है। अनबैलेंस्ड मतलब ये हुआ कि कुछ जीरो नहीं होगा, अगर जीरो रहेगा तो फिर हुआ ही कहाँ कुछ। मतलब कि वो फोर्स की बात कर रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं तो फोर्स मतलब नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये फोर्स जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दो चीज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अरीबा खान तुम बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मतलब क्या होता है? अरीबा खान। सर आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा, और भी किसी को प्रॉब्लम है आवाज से, या मेरा नेट खराब है तुम लोग का? आवाज से किसी और को भी प्रॉब्लम है? शगुफा, क्लियर आवाज जा रही है मेरी? यस सर। तो अरीबा तुम नेटवर्क पे आओ, नेटवर्क पे, तुम्हारे नेट पे प्रॉब्लम है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है अरीबा? 8th क्लास में पढ़ी होगी। हेलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं पता है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है अरीबा खान? आवाज जा रही है तुम्हारे पास? ओके चलो, शगुफा तुम बताओ। सर नहीं पता हमको। शरीफ तुम बताओ। जी सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? दो चीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नो आइडिया सर। अरीबा खान तुम बोलोगी, पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? नो सर। ओके, देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज बोलते हैं कि माँ, अगर मान लो ऐसा बोल रहे हैं कि फोर्स एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे बोल रहा है, अगर मास, अगर ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। ये साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तुमको पता नहीं कि एग्जैक्ट कितना होगा, लेकिन तुम कुछ चीज बोलते हो ना, क्या कि अरे ये चीज बढ़ेगा तो पक्का है कि ये भी बढ़ेगा, लेकिन तुमको पता नहीं कि कितना बढ़ेगा, है ना? लेकिन ये तुमको अंदाजा लग जाएगा कि ये चीज बढ़ेगा, तुम ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा नंबर आएगा। लेकिन फिजिक्स के टर्म में अगर हम बोले तो ये बोलोगे कि जितना ज्यादा स्पीड होगा, नहीं नहीं, एक मिनट, चलो, मतलब इसमें ये हुआ कि अगर एक चीज बढ़ता है ना, दूसरी चीज भी बढ़ता है।
अगर मास बढ़ेगा तो सामने वाला भी चीज बढ़ेगा, मतलब इधर का चीज अगर बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जस्ट उल्टा होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज घटेगा, एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज घटेगा। जैसे देखो S इक्वल टू वी टी, वी इंटू टी स्पीड जो होता है, सॉरी ये डिस्टेंस है, S क्या है, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा अगर वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, इस बात को मानते हो? अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो डिस्टेंस भी ज्यादा बढ़ेगा। अरे हाँ कि नहीं? अरे अगर कोई 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, कोई 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो सेम टाइम में कौन ज्यादा स्पीड चल जाएगा, मतलब सेम टाइम में कौन ज्यादा डिस्टेंस चला, मतलब तय कर लेगा? 20 वाला। मतलब जिसकी ज्यादा स्पीड है वो ज्यादा डिस्टेंस भी कवर करेगा, यस सर। उतना ज्यादा दूर भी जाएगा। जिसका ज्यादा स्पीड रहेगा उतना ज्यादा दूर जाएगा जल्दी, है ना? तो मतलब ये बोल सकते हो क्या कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, लेकिन तुमको पता नहीं कि कितना जल्दी, लेकिन तुमको पता है, ये बोल सकते हो कि स्पीड ज्यादा है तो वो ज्यादा डिस्टेंस भी जाएगा, हाँ कि नहीं? लेकिन अगर टाइम इक्वल टू, देखो टाइम यहाँ निकालेंगे तो क्या लिखेगा, S बाय मतलब डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, हाँ कि नहीं? या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, यहाँ स्पीड बोलते हैं, अगर डिस्टेंस तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अब देखो कि स्पीड अगर बढ़ गया तो कम टाइम लगेगा उसको, हाँ कि नहीं? यस और नो? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर गुना में कोई चीज है, अगर लिखते हैं ऐसा क्या कि S इक्वल टू V इंटू टी, इसमें कोई एक चीज को बढ़ाओगे तो इधर का भी बढ़ेगा, तो हम ये बोल सकते हैं S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये दोनों बोल सकते हैं, हाँ कि नहीं? लेकिन अगर हम V इक्वल टू बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम क्या बोलेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, बट क्यों, वेलोसिटी बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगा, लेकिन वेलोसिटी अगर ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा। ऐसे लिखते हैं 1/t, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो इसको डायरेक्ट पढ़ते हैं क्या है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। समझ में आ गया? मतलब कि अगर मास, अगर बोलते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। ओके, बात को यहीं से खत्म करें। अब चलते हैं, हम कहाँ चल रहे हैं कि स्टेटमेंट था चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम मतलब, चेंज इन मोमेंटम मतलब आप पहले कुछ मोमेंटम था फिर बाद में कुछ हो गया। पहले वेलोसिटी, कोई भी मास था, मास मान लो 10 kg है ना, वेलोसिटी मान लो कि देखे कि t इक्वल टू 0 सेकंड में देखे, मतलब जैसे ही देखे कि इसकी स्पीड क्या थी, वेलोसिटी 10 सेकंड था, ये 10 मीटर पर सेकंड था, ठीक। उसके बाद तुम 2 सेकंड के बाद देखे, 2 सेकंड के बाद देखे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी 8 सेकंड, ये 8 ना बोल के 5 मीटर पर सेकंड का मान लो, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, मोमेंटम का मतलब बाद का मोमेंटम। कोई बोलेगा कि पहले 10 मीटर की स्पीड से कोई आदमी चल रहा था, उसका फिर 5 मीटर की स्पीड में आ गया, तो बोलेगा चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 5 में आया ना, 10 था 5 आ गया, 5 का डिफरेंस आया ना, हाँ कि नहीं? चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंजेस आया, मतलब बाद में कितना था और पहले कितना था, इन दोनों को माइनस करने के बाद कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम ही हुआ। मान लो कोई आदमी है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, वो 8 मीटर पर सेकंड पर आ गया, तो बोलेगा चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, तो क्या करोगे, 8 माइनस 10, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा करते हैं, बाद का माइनस पहले का, तो -2 मीटर पर सेकंड नहीं हुआ। समझ में आ रहा है शगुफा, समझ में आ रहा है? चेंज वाली चीज बोल रहे हैं, बदलाव कितना आया शगुफा, यस सर। समझ में आ रहा है कि बदलाव कैसे निकालते हैं, माइनस करते हैं ना, बाद का Yes, sir. चीज तो पहले से। अरे बात समझ में आ रहा इनिशियल है? माइनस फाइनल। यस सर। तो अब बोलेगा कि मोमेंटम का चेंज कितना आया, तो यही बोलोगे ना कि बाद का मोमेंटम P2, ये चेंज इन, ये P2 माइनस P2 ये क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम हुआ ना, चेंज इन मोमेंटम, हाँ कि नहीं? चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, बाद का मोमेंटम माइनस पहले का मोमेंटम, यस और नो?
तो अब बताओ कि बाद का मोमेंटम ये वाला, मतलब बाद में ये 2 सेकंड ये वाला बाद में हुआ, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, ये वाला बाद का है ना। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आता है, m इंटू वी, है ना। लेकिन अगर दोनों तरफ v करेंगे तो इसका मतलब कुछ नहीं। इसको अगर हम इसको मान लेते हैं v2 मान लेते हैं, क्योंकि बाद वाले को 2 नाम दे देते हैं, और इसको हम क्या लेते हैं v1 मान लेते हैं। नाम कुछ देना पड़ेगा, v हो जाएगा तो फिर कैसे तुम समझोगे, दोनों ने फिर सेम नाम नहीं दे सकते ना, क्योंकि स्पीड अलग अलग है। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि मास तो 10 है, मतलब दोनों के लिए मास तो सेम ही होगा, m ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि mv2 बाद वाला वेलोसिटी को नाम v2 दिए हैं, माइनस पहले का मोमेंटम तो m, और v1 पहले वाला स्पीड को नाम दिए v1। यही तो चेंज इन मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम को ऐसे लिखते हैं डेल्टा p, p मतलब मोमेंटम। जब भी ऐसा ट्रायंगल जैसा कुछ आए तो इसका मतलब होता है चेंज। ओके, ये ट्रायंगल क्या होता है, चेंज। चेंज इन मोमेंटम को ऐसे लिखते हैं डेल्टा p। समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये होगा, हाँ कि नहीं। कॉपी में लिखो तो चलो इतना, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू, ये वाला बस लिखो, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू p2 माइनस p1 इक्वल टू चेंज, हाँ चेंज इन मोमेंटम हेडिंग डालो, लिखो p2 माइनस p1 इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फिर ये वाला लिखो। अगर बाद में मास चेंज होता, मान लो क्या कि तुम क्या किए कि जब तुम देखे उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, तभी उसका 10 kg था, लेकिन कोई आदमी क्या कि उसके ऊपर जो है ना 1 किलो का बोरा रख दिया, तो अब मास भी तो चेंज हो गया, तो उस टाइम में m2 ले लेंगे। यहाँ मास दोनों का सेम है इसलिए m ले रहे हैं। ओके, ये लिखो कॉपी में, लिख रही हो। यस सर। ओके, ठीक है। क्या क्या लिखना था, चेंज इन मोमेंटम हेडिंग p2 माइनस p1 बराबर चेंज इन मोमेंटम, ये वाला चीज लिखो mv2 माइनस mv1 डेल्टा p। चेंज इन मोमेंटम समझ में आया, बदला कितना बदलाव आया मोमेंटम में। पहले मान लो 10 मोमेंटम था, बाद में 8 मोमेंटम हो गया, कितना बदलाव है, 2 का मोमेंटम का बदलाव है ना। आया समझ में। पढ़े आगे पढ़े, अरे हाँ कि यस नहीं। सर। ओके, अब देखो उसने क्या बोला, उसने कि ये जो फोर्स है ना, फोर्स वो उसने बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्टेटमेंट सेकंड 2 का स्टेटमेंट बता रहे हैं। स्टेटमेंट क्या बोला कि चेंज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, ऐसा कुछ। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बोला, वो स्टेटमेंट में बोल रहा है, वो जैसा बोल रहा है वही हम लिख रहे हैं। चेंज इन मोमेंटम लेकिन हम चेंज इन मोमेंटम नहीं बोला, वो क्या बोला, चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम। जहां रेट की बात है ना वहां बाय टाइम आ जाता है, टाइम के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, उसको टाइम भी दो। तुमको क्या बोले, कितना टाइम लगा उसको जीरो होने में, ये भी डिपेंड करेगा, है ना। क्या बोल रहा है कि किसी में मारे तो जीरो से जैसे मारे 0 ही सेकंड मतलब वेलोसिटी 0 हो गया तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन तुम किसी में मार रहे हो, वो धीरे धीरे 10 अगर 50 की स्पीड से 10 50 40 30 उसमें टाइम लग रहा है ना, तो उसमें कम इम्पैक्ट कर रहा है, इसमें तो टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है ना। तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम रेट, ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो, एक मिनट ऐसे लिखो, तुम लोग को इजी करते हैं, ताकि उस स्टेटमेंट बस समझा रहे हैं उस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो। यहाँ से एक नया फॉर्मूला ड्राइव कर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही बोला है, मैथमेटिकल में लिख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसे लिखो कॉपी में, RAT रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट जहां भी आता है इसका मतलब टाइम की बात कर रहा है, कितना जल्दी, रेट मतलब कितना जल्दी, वे बोलते हैं ना
रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, कितना जल्दी वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है वही वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी का यही बोल देते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब अपना पोजीशन कितना जल्दी चेंज कर रहा है, जल्दी, रेट, टाइम। ठीक है, तो ये लिखो, ये लिखे पहला, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लिखे कि नहीं लिखे? यस आप सर इसी लिखे। क्या लिख सकते हैं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, क्या डेल्टा p बोलते हैं ना, बोले थे। चलो डेल्टा p नहीं, यही हम मास को अलग अलग ले रहे हैं, m2 v2 माइनस m1 v1 बाय रेट, तो मतलब बाय टाइम, हाँ कि नहीं? ये m1 m2 क्यों दिए? क्योंकि जरूरी नहीं है ना, जहां पर तुमको 10 10 रहेगा तो 10 इधर भी पुट कर देना, इधर भी 10 पुट कर देना। लेकिन हम तुमको एक केस बता रहे हैं कि मान लो ये पेन है, ठीक है, ये चल रहा अभी 10 की स्पीड से था, तुम देखे 10 की, लेकिन आगे चलते ही क्या हुआ, कोई इसके सामने ऊपर कुछ रख दिया, कुछ वेट का, है ना, तो अब तो मास बाद में चेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो तुम्हारा एक चीज बताते हैं, तुम्हारा एक चीज जो वो चलता है, क्या आसमान में जो भेजते हैं, या फिर तुम पटाखा को देखते हो, पटाखा को, तो पटाखा में क्या होता है कि जब नीचे जलाते हैं उसका मटेरियल निकलने लगता है, उसका क्या हो रहा है, उसका मास भी तो चेंज हो रहा है। जैसे तुम जलाते हो उसका कुछ और मास होता है, लेकिन बाद में चलने के बाद उसका जो नीचे से जो निकलने लगता है उसका मटेरियल, उसका मास में तो चेंज आ रहा है ना बाद में, समझ में आ रहा है? मतलब मास में भी चेंज आ सकता है। मान लो एक गाड़ी चल रही थी, ठीक है, चलते चलते क्या हुआ, बीच में जो एक बोरी जमीन पर गिर गया। पहले तो जब 50 केजी का बोरी था तो गाड़ी पे 50 केजी, उस टाइम में मास गाड़ी का प्लस 50 केजी बोरी का भी था, लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ कि बोरी तुम्हारा गाड़ी से गिर गया, तो मास में चेंज नहीं आया, 50 थोड़ी ना जोड़ोगे, सिर्फ गाड़ी का वेट जोड़ोगे ना। समझ में आ रहा है? मतलब मास चेंज हो रहा है ना यहाँ पे कि नहीं हो रहा है? यस हो सर। रहा है ना? हाँ, तो वही फोर्स, मतलब वो स्टेटमेंट लिखा है उसी का मतलब है, वो बोला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब तो इसका मतलब वही लिख दिए, एफ इज चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब m2 v2 मतलब बाद का माइनस पहले का, बाय टी, बाय कितना टाइम हुआ, ये चेंजेस कितने टाइम में आया ये भी माने रखता है ना, कितना टाइम में आया, तुम 10 सेकंड में आया कि 20 सेकंड में कितना आया, ऐसा हुआ। जब ये तो बस ये पता चला कि इस पे डिपेंड करता है, मतलब कि ये वैल्यू पर डिपेंड करता है, मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे दिया। लेकिन एग्जैक्ट साइंटिस्ट नहीं बता पाए कि कितना होना चाहिए वैल्यू, कितना होगा वो तो नहीं बता पाए। तुम किसी को आराम से बोल सकते हो, अरे वो ज्यादा भारी है इसलिए ये चीज हो रहा है, अरे वो ऐसा हो रहा है इसलिए ये हो रहा है, अरे स्पीड ज्यादा है तो इसका मतलब जल्दी पहुंच जाएगा, ये तो तुम ऐसे बोल रहे हो, लेकिन कितना जल्दी पहुंचेगा ये तो तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेशन में जब निकाला तो फोर्स इक्वल टू, बोला कि कुछ कांस्टेंट होगा, हमको नहीं पता वो कितना होगा, तो उसको के ले लिया, पूरा फिजिक्स में यही करेगा, के लेगा, उसको पता नहीं ना कितना आया, बाद में वो एक्सपेरिमेंट से के का वैल्यू निकालेगा। ठीक है, मान लो के लिया, कुछ ऐसा होगा, इस पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा, हो सकता है 5 मल्टीप्लाई हो सकता है 6 मल्टीप्लाई होकर के तब आंसर आए। ठीक है, बस उसको लगा कि ऐसा होता है, तो एफ इक्वल टू वो क्या लिया कि मान लो ये प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, क्या कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे देखो x, अगर x इक्वल टू 5y बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y हम बोलेंगे ना, हाँ कि नहीं? y बढ़ेगा तो x बढ़ेगा। कोई एक लोग बोले हाँ या ना, जल्दी जल्दी। यस सर। लेकिन मान लो अगर साइंटिस्ट सिर्फ इतना बोला x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, उसको थोड़ी ना पता है x इक्वल टू x 5y है, तुमको ये चीज रिजल्ट तुमको पता है कि ऐसा आया कुछ, लेकिन अगर ये बोल रहा है कोई कि y बढ़ रहा है तो x भी बढ़ रहा है, लेकिन उसको ये थोड़ी ना पता है एग्जैक्ट कितना आ रहा है, तो वो क्या करेगा साइंटिस्ट, x इक्वल टू क्या करेगा, k ले लेगा इनटू y, ये कुछ कांस्टेंट हो सकता है, जैसे 5 यहाँ कांस्टेंट है ना, तो क्या होता है बस ये ऐसे डेरिवेशन लिखना होगा, k इक्वल टू उसका k हटा दिए, उसके बाद यहाँ पे क्या करो, m2 v2 माइनस m1 v1 बाय t, हाँ कि नहीं? तुम्हारे सिलेबस में तुम यही है ना, बस के रख दिया, बाकी सेम चीज तो लिख दिया। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत, जल्दी बोलो तो थोड़ा सा टाइम निकलता जा रहा है, इसलिए जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत? नो सर। रिबा खान को दिक्कत? समझ में आ रहा है? यस सर। ओके ठीक है, देखो समझ में नहीं आ रहा बोलना, अगर नहीं समझ में आ रहा है मेरी गलती नहीं होती, बोलोगे। तो क्या हुआ कि हम तुम्हारे सिलेबस में क्या है, मास चेंज का नहीं है, मास चेंज का तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि अगर किसी का 10 मास है तो बाद में भी मास 10 ही रहेगा। ठीक है,
इसीलिए हम तुम्हारा कॉपी में क्या करने जा रहे हैं, हम ये मास मिटाने जा रहे हैं M2 M2। मास सेम रहेगा, मास क्या रहेगा, सेम की बात है, तुम्हारे सिलेबस में सेम मास पड़ा है, कोई दिक्कत। 10 kg बाद में तो पहले भी 10 kg ही था, ऐसा कुछ कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर हम M2 M1 हटा दिए, हम कहें कि मास हमेशा सेम रहेगा, कोई No, दिक्कत, sir. ठीक है। तो एक चीज देखो कि यहाँ से के जब साइंटिस्ट ने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि अरे तरीके के इक्वल टू 1 आ रहा है। क्या देखा कि वैल्यू निकालने पर क्या आ रहा है, जरूरी नहीं हर जगह, बहुत सारा ऐसा एक्सपेरिमेंट दिखा जहाँ के का वैल्यू 1 नहीं आता है। इसमें क्या देखा कि के इक्वल टू 1 आया, के इक्वल टू 1 आया, एक मिनट, के इक्वल टू 1 आया। तो अब क्या करेंगे हम, ये अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलना, f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 है तो कुछ पुट नहीं करेंगे, mv2 माइनस mv1 बाय t। समझ रहे हो, ये समझ में आया यहाँ तक, अरे बोलो, सर ये समझ में आ रहा है? k is equals to 1 कहाँ से आ गया? वही बोला, वो एक्सपेरिमेंट से आया, साइंटिस्ट ने निकाला, अरे देखा गया के का वैल्यू तो 1 आ रहा है, ठीक। वो तुमको पता नहीं है ना, वो तो साइंटिस्ट ने ऐसा निकाला बार बार एक्सपेरिमेंट करके, के का वैल्यू 1 आ रहा है। तो अगर 1 आया तो 1 जब पुट करेंगे f इक्वल टू mv2 माइनस mv1 बाय t होगा। अब ऐसा ही आ जाएगा, इसको देखो, ये वाला फॉर्मूला के खाली 1 पुट किए हैं तो कुछ दिक्कत थोड़ी ना होगा, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत थोड़ी ना होता है। Yes, sir. ओके, तो एक चीज बताओ कि अच्छा ये चीज बताओ, mv2 माइनस mv1 को हम ये लिख सकते हैं, m बाहर कॉमन ले लिए, v2 माइनस v1। अरीबा खान तुम बताना ये सही है? अगर mv2 माइनस mv1 है तो क्या हुआ कि m1 कॉमन है ना, m कॉमन है ना, तो हम m Yes, sir. बाहर निकाल लेते हैं, m बाहर निकाल लेते हैं बाद, ये ब्रैकेट के अंदर v2 माइनस v1 डाल देते हैं, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब mv2 माइनस mv1 है, अगर ब्रैकेट खोलना पड़ेगा तो फिर हमको तो वही करना पड़ेगा ना, m को इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, mv2 माइनस mv1। अगर तुम्हारा मैथ्स अच्छा है तो ये चीज समझ में आएगा। बताओ ये समझ में आया, क्या बोला रीबा खान, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. तुम्हारी मैथ्स कैसी है, अच्छी है ना? ये चीज कभी मैथ्स में सही पढ़े है। हो, कभी मैथ्स में कभी पढ़े हो, 5x माइनस 3 ये 5y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5x माइनस y, है ना, ऐसा तुम लोग Yes. पढ़े हो, ठीक। हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो एक चीज देखो कि यहाँ पर कॉमन दिख रहा है तुमको, यहाँ पर m कॉमन है, कलर चेंज करते हैं, ये देखो m कॉमन है, तो हम एक चीज कर सकते हैं, m ब्रैकेट में ले लेते हैं v2 माइनस v1 Yes, sir. बाय t, कोई फर्क नहीं पड़ा, हाँ कि नहीं? चलो यहाँ तक Yes, लिखना sir. पहले, हम बोर्ड इरेज करेंगे इसलिए यहाँ तक पहले लिखना।